अस्सलाम वालेकुम। जब भी आप ज़िंदगी में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो एफआईए का हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, चाहे सीएसएस का हो, तो जनरल नॉलेज आपके काम आती है। वैसे भी ज़िंदगी में हम कोई भी काम डील करते हैं तो उसमें जनरल नॉलेज हमेशा आता है। ये जो मास्टर क्लास है, मुझे यकीन है अगर आप एक मुकम्मल कोर्स को पढ़ेंगे तो जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है दुनिया के बारे में, जियोग्राफी के बारे में, रिलीजन के बारे में, पाक स्टडीज के बारे में, ग्लोबल अफेयर्स के बारे में, वो आपको हमेशा याद रहेगी और आप डेफिनेटली 20 में अगर 20 नहीं तो 18-19 नंबर लाजमी स्कोर कर लेंगे। तो ये एक मुकम्मल मास्टर क्लास है जिसमें टोटल 30 लेक्चर हैं, 900 स्लाइड्स हैं और 500 एमसीक्यूज हैं। वो एमसीक्यूज जिनको बार बार पूछा जाता है। मोस्टली जनरल नॉलेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम रहती है, जो फैक्ट्स के गिर्द घूमती है, जो बाउंड्रीज के गिर्द घूमती है। तो ये कोर्स डज नॉट मैटर आप 26 में देख रहे हैं, 27 में देख रहे हैं, इसमें हमने ऐसी चीज़ें नहीं रखी हुई जो चेंज होती रहती हैं। तो इसका जो फोकस है वो किस पे है? पाकिस्तान अफेयर्स पे है। जियोग्राफी को हमने देखा, हिस्ट्री को देखा, कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, इकोनॉमी को देखा। फिर जो वर्ल्ड जनरल नॉलेज है उसमें हमने जियोग्राफी को देखा, कैपिटल्स को देखा, करेंसीज को देखा, ऑर्गेनाइजेशंस को देखा। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो साथ साथ आपको आप पढ़ भी सकते हैं। इस वजह से मैंने अपना फेस छोटा रखा हुआ है और बाकी कंटेंट को बड़ा रखा हुआ है। लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ रहा हूँ तो मीनवाइल जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप इसकी तरफ ना भी देख रहे होंगे, तो मैं सारे एमसीक्यूज भी पढ़ रहा हूँ और कंटेंट भी पढ़ रहा हूँ ताकि आपको तैयारी में आसानी हो। और साथ साथ आप अपना नॉलेज टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपकी चीजें ठीक है या नहीं है। जैसे अब जनरल नॉलेज बहुत बड़ा एरिया है तो उसमें कभी कभी साइंस के क्वेश्चन आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हेल्थ और एनवायरनमेंट। तो पुराने हमने पेपर से भी कुछ एमसीक्यूज लिए हैं ताकि इसका भी आपको पता चलो। साथ में जनरल नॉलेज में जैसे दुनिया में रिलीजन कितने होते हैं या इस्लामिक स्टडीज के बारे में भी चीजें आती हैं, तो हमने बेसिक और जो है ना खास तौर पर सीरा या खुलफाए राशिदीन या इस्लाम के जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनको भी हमने कवर कर लिया है। जनरल नॉलेज में कभी कभी कंप्यूटर की चीजें, इन्वेंशन, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, अवार्ड्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत कम्प्रिहेंसिव कोर्स है। इसको आप एक दिन में नहीं कर पाएंगे। आप इसको सेव कर लें। आप आज अगर इसको 20 मिनट देख सकते हैं, 1 घंटा देख सकते हैं, कल 1 घंटा और देख लें, तो ऐसे करके आपने इसको पढ़ते रहना है और साथ साथ जो है ना आपकी तैयारी होती रहेगी, चाहे वो एफपीएससी के लिए हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हो, चाहे एफआईए के लिए हो, चाहे किसी और एग्जाम के लिए हो जहां आपको जनरल नॉलेज चाहिए। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट नॉलेज है, ये हर बंदे के लिए जरूरी नहीं है। कोई बंदा एग्जाम दे रहा हो उसको वैसी चीजें समझनी हो तो भी उसको ये वाला लेक्चर देखना चाहिए। सो ये हमारा लेक्चर 1 है। स्ट्रेटजी हमारी ये है कि जनरल नॉलेज में एफआईए के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए, कि अ स्ट्रॉन्ग जीके सेक्शन इज लेस अबाउट क्रैमिंग एंड मोर अबाउट स्मार्ट रिकॉल अंडर द टाइम प्रेशर। अब ये मैंने आपको सिखाना है कि जब भी आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो इट्स नॉट अबाउट आप क्राइम करते रहें, बट इट्स मेनली अबाउट रिकॉल, यानी आपकी एबिलिटी कि आप दोबारा से याद करें और दुनिया के डिफरेंट चीजों को कनेक्ट कर सकें। तो हमारा टारगेट ऐसा है कि हम आपको वहां जहां पढ़ा रहे होंगे, फैक्ट्स के बता रहे होंगे, साथ साथ एमसीक्यूज भी दे रहे होंगे। तो आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी कि जब भी माउंटेन्स के बारे में बात आ जाएगी तो आप माउंटेन्स का सारा नॉलेज रखते होंगे, जब भी ट्रीज की बात होगी तो सारा नॉलेज रखते होंगे, जब भी पाकिस्तान के नेशनल चीजों की बात हो रही होगी तो आप सारा नॉलेज रख रहे होंगे। तो हमारे हर लेक्चर में, जैसे कि इस लेक्चर में 30 स्लाइड है, 6 कंसेप्ट को हम देख रहे होंगे, 8 एग्जाम के एमसीक्यूज, एक रिवीजन स्प्रिंट और एक एग्जाम टिप को भी हम देख रहे होंगे। सो जीके स्ट्रेटजी फॉर एफआईए एंड पब्लिक सर्विस एग्जाम, ये कहाँ कहाँ होता है ये देखने की जरूरत है। एफआईए में, पब्लिक एनटीएस में, स्क्रीनिंग टेस्ट में भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है जहां पे लेक्चर रिक्वायर्ड होते हैं। क्वेश्चंस यूजुअली शॉर्ट्स होते हैं, फैक्चुअल होते हैं या एलिमिनेशन फ्रेंडली होते हैं। एलिमिनेशन का मैंने कंसेप्ट आपको काफी दफा समझाया, एक दफा फिर समझा देता हूँ। जैसे एमसीक्यूज हूँ तो पाकिस्तान में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो 4 ऑप्शन दिए गए हों तो आपसे पहला ऑप्शन में जी कोह सुलेमान आ जाता है, K2 आ जाता है। तो अब आपको पता है कि जी कोह सुलेमान सबसे ऊंचे पहाड़ों में से नहीं है, तो आप उसको एलिमिनेट करते हैं। तो इसको एलिमिनेशन स्ट्रेटजी बोलते हैं। बाद में जो 3 बच जाएंगे उनमें से आपने चूज करना है, फिर 2 बच जाएंगे उनमें से चूज करेंगे। इसको तुक्का नहीं कहते, इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं और इसमें ठीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसे हमें जो है ना, अगर हम स्टैटिक जीके को देखें, जैसे वो जनरल नॉलेज जो स्टैटिक है, जो तब्दील नहीं होता, फॉर एग्जांपल कंट्रीज के नाम, उनके कैपिटल्स, उसको अगर आप सिर्फ याद रखते हैं तो आपको स्टेबल नंबर मिल जाते हैं। क्यों? अगर करंट अफेयर्स में ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा, और करंट अफेयर्स के बारे में मैं भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर करंट अफेयर्स के बारे में बात की तो जब आप इस वीडियो को 2027 में देखेंगे, 30 में देखेंगे, तो ये यूजलेस हो जाएगी और मैं ऐसी चीजें नहीं बनाता।
तो करंट अफेयर्स को छोड़ के बाकी जितना भी स्टैटिक आपका जनरल नॉलेज है वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको साथ साथ आपकी जो स्टडी है, आज आपकी जो जनरल नॉलेज के मार्क्स हैं वो स्टेबल नंबर्स आपके आ जाएंगे। पाकिस्तान अफेयर्स और वर्ल्ड फैक्ट्स आर कॉमन स्कोरिंग जोन्स। तैयारी कैसे करनी है? हमने शॉर्ट डेली रिवीजन बीट्स वन ह्यूज वीकली सेशन। अगर आप डेली इस सेशन को देखेंगे, डेली इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो डेफिनेटली एक दिन में अगर आप एक किताब को पढ़ेंगे वो इतना असर नहीं करता जैसा डेली चीजों को आप कर सकते हैं। अभी रिसेंटली FIA की 4 मई में आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपके कुछ लोगों के फिजिकल होंगे, जिनके फिजिकल नहीं है उनके रिटन टेस्ट बाद में होंगे, फिजिकल वालों के भी रिटन टेस्ट बाद में होंगे। तब तक आप डेली से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि टर्न फैक्ट्स इनटू क्वेश्चन आंसर पेयर्स फॉर फास्टर मेमोरी। के फैक्ट्स को हमेशा आप क्वेश्चन आंसर में रखेंगे। हत्ता कि हमने यहाँ ये किया कि आपकी जनरल नॉलेज की लर्निंग है उसको भी क्वेश्चन आंसर में किया है ताकि आपको अच्छे से याद हो। मैं आपको टेस्ट करूंगा ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या ये आपको आती हैं या नहीं आती जनरल नॉलेज के बारे में, वो भी MCQs के शेप में। ठीक है, यूज वन नोटबुक फॉर एरर डेट्स कैपिटल्स एंड वन लाइनर्स। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आप अपना एक नोटबुक लाजमी ले लें खाली तैयारी के लिए, इसी कोर्स को टेस्ट करते हुए। जब मैं कोई MCQs पूछूं, जब कोई बात करूं, आप अपने जहन में भी सोचिएगा कि क्या आपको वो चीज पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप उसको एक दफा दोबारा से देख लीजिएगा और MCQs को रिवाइज कर लें। रीडिंग के अलावा आपने MCQs भी करने हैं ताकि आप टाइम प्रेशर को भी समझ सकें और वहां पे भी आपको एक MCQs का हल करने की आदत भी हो जाए। FIA पब्लिक सर्विस में सबसे पहले आपने पैटर्न को समझना है और मिक्स टॉपिक्स को भी समझना है। बिल्ड स्टैटिक जीके कोर बिफोर अटेम्प्टिंग मिक्स मॉक्स। ठीक है, मेनली आपने जो है ना अपना जनरल नॉलेज का एक स्टैटिक बेस होना चाहिए। जनरली आपने देखा होगा कि दुनिया के जितने भी लोग CSS पास करते हैं, पब्लिक सर्विस पास करते हैं, उनको दुनिया की जियोग्राफी अच्छे से याद है, हिस्ट्री अच्छे से याद है। तो यही काम हमने इसमें करना है। अब उसको समझने के लिए हमारे पास एक तरीका क्या है कि हम रैंडम टॉपिक्स को स्टडी करें। आज पाकिस्तान के एनिमल्स को देख लें, कल माउंटेन्स को देख लें। ऐसे हमने नहीं करना। हमने क्या करना है, क्लस्टर्स यूज करने हैं, जैसे पाकिस्तान, वर्ल्ड, साइंस, इस्लाम, ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके हम चीजें करेंगे। MCQs की एलिमिनेशन करेंगे, वन लाइनर्स डेली करेंगे और हम अपने वीक जोन्स को मेंशन करेंगे। इस कोर्स के दौरान आपको अपना वीक एरिया पता चलेगा। किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले अगर आपको अपना वीक एरिया पता चलेगा तो फिर आपको पता ये भी होगा कि मैंने उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, ठीक कैसे करना है। तो FIA और पब्लिक सर्विस में वन लाइन फैक्ट्स क्वेश्चन कॉमन चीजें आती हैं, कैपिटल्स आते हैं, करेंसीज आते हैं, हेडक्वार्टर्स बहुत ज्यादा जनरल नॉलेज के एग्जाम्स में आते हैं। तो इस दफा आपको हेडक्वार्टर सारे पता चले। पाकिस्तान अफेयर्स में जो है ना यूजुअली सेफर जो है ना क्वेश्चंस आते हैं, वोल्टाइल न्यूज नहीं आते। जैसे आज कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है, आए दिन चीजें बदल रही हैं, तो ऐसी चीजें एग्जामिनर भी आपको नहीं देता। मेनली वो ऐसी चीज देंगे जो इतनी जल्दी बदलता ना हो। अच्छा, रॉन्ग ऑप्शंस भी जो है ना आपको एलिमिनेशन का पता चल जाएगा। एलिमिनेशन को मैंने अच्छे से पहले एक्सप्लेन किया है। तो 20 मिनट्स फैक्ट्स रिव्यू हम करेंगे, 20 मिनट्स MCQs करेंगे, 10 मिनट्स एरर लॉग करेंगे, 5 मिनट्स रैपिड रिकैप करेंगे सोने से पहले। तो ये आपका तरीका होना चाहिए आप अगर FIA या पब्लिक सर्विस की एग्जामिनेशन तैयार कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, बैक करके रिवाइज करके भी चीज को सुन सकते हैं और देख सकते हैं और सबसे बढ़कर उसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो जीके स्टडी फॉर FIA और पब्लिक सर्विस। अब सबसे पहले ग्रुप फैक्ट बाय थीम, नॉट रैंडम पेजेस। यूज टेबल्स एंड कंट्रास्ट को भी आपने लाजमी यूज करना है। से द आंसर अलाउड आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन। अच्छा, जब हमारा जो माइंड होता है ना, इसके दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियस का होता है, सब कॉन्शियस का होता है। जब, जैसा कि आपने सुना होगा, हम जब किसी को पढ़ाते हैं तो हमारा सीखना डबल हो जाता है। तो जब भी आप MCQs को सॉल्व कर रहे हो तो आंसर को थोड़ा लाउडली बोलिएगा ताकि आपका ना सिर्फ आपका उसी टाइम पे जो हाजिर दिमाग है वो उसको रजिस्टर कर ले, बल्कि सब कॉन्शियस भी उसको रजिस्टर कर ले। और अपने लिए भी मिनी क्विज़ेस लिखें प्रैक्टिस करते हुए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वेयर डू यू स्टैंड इन द वर्ल्ड ऑफ जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में आप पब्लिक सर्विस एग्जाम में जो चीज काम आएगी, आपके अपने नोट्स काम आएंगे, पास्ट पेपर्स काम आएंगे, टॉपिक वाइज MCQs का सेट काम आएगा, ये शॉर्ट वीकली रिवीजन की जो है ना शीट आपने। अच्छा, पब्लिक सर्विस कमीशन या जो FIA के एग्जाम होते हैं उसमें लोग कुछ मिस्टेक्स करते हैं। एक ये है कि बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, रिवाइज नहीं करते, बहुत ज्यादा पढ़ते जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता दिमाग में। दूसरा क्या है, जब भी वो खुद के किसी भी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर करते हैं ना, उसको वो इग्नोर कर देते हैं। उसको आपने इग्नोर नहीं करना, उसको आपने याद करना है ताकि आपका जो पुराना नॉलेज है ना वो अपडेट हो जाए कि ये मुझसे गलती हो गई, कॉपी में लिख लो, इसको मैंने ठीक करना है। दूसरा, आप करंट अफेयर को स्टैटिक जीके के साथ कभी भी ना करें। यानी आपको जनरल नॉलेज स्टैटिक जो है ना, जैसे दुनिया की करेंसीज, मैप्स, ये चीजें हैं, इनको मिक्स ना करें करंट अफेयर्स के साथ। स्टैटिक हमेशा आपको स्टेबल नंबर्स देता है
और पाकिस्तान बेसिक्स को आपने कभी भी मिस नहीं करना जब भी आप FIA कर रहे होंगे, जब भी आप पब्लिक सर्विस कमीशन या CSS को पढ़ रहे होंगे। तो ये हमारा जो है ना, बिफोर मूविंग टू द प्रैक्टिकल सेक्शन, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँ कि आपने जो है ना एग्जाम टाइम बिहेवियर को भी कंट्रोल करना है जनरल नॉलेज के सेक्शन को। पहली चीज तो ये है कि डू क्विक विंस फर्स्ट, जो चीज आपको समझ आती है। पाकिस्तान 1947 में बना, अगर आपको कोई कह देगी करारदाद पाकिस्तान इस डेट को बनाया, कोई आपको कह दे K2 का क्वेश्चन आ जाए, कोई आपको कह दे पाकिस्तान का नेशनल पूल, नेशनल एनिमल, ये चीजें आपको याद है, आपने उनको इजीली मार्क कर देना है, ठीक है। डू क्विक विंस फर्स्ट, ये पहली चीज है। उसके बाद मार्क डाउटफुल क्वेश्चंस, उनके आप कच्ची पेंसिल से बेशक मार्क कर लें, देख लें कि अच्छा ये चीज है, इसको मैंने आप यहाँ पे आपके पास होंगे नहीं, आपको डेफिनेटली एक पेपर दिया जाएगा अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप वैसे ही उनको जो है ना मार्क कर सकते हैं जिनमें डाउटफुल है, अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं। अवॉइड स्पेंडिंग टू लॉन्ग टर्म, ये मैं हमेशा कहता हूं कि कभी स्टूडेंट स्टक हो जाते हैं कि इसका पता नहीं चल रहा है, इसके लिए मैं क्या करूं, इधर उधर देखूं या कुछ करूं, नहीं, उसको रहने दें, पहले जो आता है वो करें। रिटर्न इन द लास्ट 5 to 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स आप रिव्यू के लिए रख लें कि क्या आपसे मिस हो गया। FIA और पब्लिक सर्विस में मस्ट रिमेंबर जो चीजें हैं आपके, कि हाउ पेपर्स यूजुअली टेस्ट जनरल नॉलेज, वन लाइन फैक्ट क्वेश्चंस आर कॉमन, ठीक है। जो वन लाइन फैक्ट्स हैं, पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है, या जो है ना टर्की का कैपिटल कौन सा है, तो इस तरह के आपकी जो वन लाइनर चीजें आपके पास आ जाएंगी। डेली रूटीन 20 मिनट्स फैक्ट्स रिव्यू आपने करना है। हाउ टू मेमोराइज फैक्ट्स, फैक्ट्स को मेमोराइज करने के लिए आपने ग्रुप फैक्ट्स बाय थीम करने हैं। मेरे इंग्लिश चैनल के ऊपर एक बुक है, मैंने अपनी जवानी के दिनों में, जब मैं 30 साल से मतलब कम मेरी एज होती थी, तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, और वो उस बुक की जो समरी है वो मेरे इंग्लिश चैनल पे मौजूद है, और वो उसका नाम है मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के साथ एक बंदा चला जाता है चांद के ऊपर, तो चांद के ऊपर आइंस्टाइन एक मशहूर था कि वो चीजें जहन में नहीं रखता था, वो अक्सर नए आइडियाज पे, क्रिएटिविटी पे सोचता था। तो उस किताब का थीम ये था कि अगर आप आइंस्टाइन के साथ चांद पे जाएंगे तो आप कैसे चीजों को याद रखेंगे। और ये किताब उस बंदे ने लिखी है जिसको 3 दफा मेमोरी चैंपियन का अवार्ड मिला था। तो अब उस बंदे ने ये कहा कि अगर आप आइंस्टाइन के साथ मून पे जाएं और आपको वापसी पे मून के बारे में लोगों को बताना पड़ जाए कि वो मून कैसा है, तो आप क्या करें, अपने बेडरूम को, अपने ड्राइंग रूम के बारे में सोचें, और हर एक बेडरूम के कोने को एक चांद के कोने के साथ लिंक करें, और फिर आप जब बता रहे हो स्टोरी को या लिख रहे हो जब वापसी पे आकर, तो आपको हर एक चीज याद होती जाएगी। यानी आपने ग्रुप बनाना है, एक थीम बनाना है फैक्ट्स का, रैंडम पेजेस आपने नहीं देखने, ऐसे ही आपने भी चीजों को ऐसे ही अपने जहन में बिठा लेना है। सो मैं आपको बहुत सिंपल मिसाल देता हूँ कि याद रखने के लिए, जैसे अगर आपका कोई करीबी दोस्त अली है, अगर आपका कोई रिश्तेदार अली है, तो जो ही आपको कोई अजनबी बंदा मिलता है और वो कहता है मेरा नाम अली है, तो आपको उसका नाम याद रह जाता है। ऐसा नाम, ऐसी चीज जिसको आपने कभी सुना नहीं है, जो आपका कोई रेलेवेंट बंदा नहीं है, फिर आपको याद नहीं रहता। तो आपका अपने नाम के लोग हमेशा याद रहेंगे, अपने बेटे बच्चों के नाम हमेशा याद रहेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो बाय थीम, बाय ग्रुप चल रहा होता है। तो उसको आपने ऐसे ट्रेन करना है कि वो चीजों को आपको रिवाइज करवाए विद द रेफरेंस। जैसे कोई बंदा आपके पास आए, आप नहीं पहचान पा रहे, तो आप अभी जनरल नॉलेज के लिए जरूरी है, इस वजह से इस बात थोड़ी सी लंबी हो रही है, आप उसको नहीं पहचान पा रहे, तो वो आप पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, किस इलाके से हैं, आपका दादा कौन है या आपके भाई कौन है, तब आप जाके उसको रिकॉग्नाइज करते हैं एक पैटर्न से। बेस्ट सोर्स जो है ना, जो जनरल नॉलेज का होता है, वो डेफिनेटली स्टैटिक जनरल नॉलेज का सोर्स होता है। आपके अपने नोट्स भी आपके काम आएंगे, जिन चीजों में अभी आप इस कोर्स में गलतियां कर रहे होंगे उनको देख लीजिएगा। कॉमन ट्राइब्स, वही मैं इसको पहले दफा पहले भी कहा है कि रीडिंग टू मच, ठीक है ना, क्विक विंस फर्स्ट, और साथ में बिल्ड स्ट्रेटजी के इन मिक्स बॉक्स, यूज डेली लूप, रीड, टेस्ट, लॉग, रिवाइज, ठीक है। अच्छा, अब हमने कुछ जो है ना एमसीक्यूज रखे हुए हैं, तो अब मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप एमसीक्यूज में कैसे है। तो विच मेथड इंप्रूव जीके रिटेंशन द मोस्ट, कौन सा करता है? ए, पैसिव रीडिंग ओनली। टू, टॉपिक वाइज रिवीजन विद एमसीक्यूज। सी, वॉचिंग रैंडम क्लिप्स। डी, मेमोराइजिंग वन डे बिफोर द टेस्ट। आपके ख्याल में कौन सा होगा? तो जी, इसका आंसर है टॉपिक वाइज रिवीजन विद एमसीक्यूज। जब आप किसी भी चीज को पढ़ेंगे, अब यहां पे इसका मैंने डिटेल्ड आंसर भी लिखा है कि एमसीक्यूज बेस्ड रिवीजन क्रिएट एक्टिव रिकॉल व्हिच इज स्ट्रॉन्गर देन द पैसिव रीडिंग। जब भी आप एक पैराग्राफ को करें, आप उसके खुद के जहन में एमसीक्यूज बनाएं, नोट्स बनाएं। यहां पे भी डेफिनेटली हमारे पास ये 900 स्लाइड्स हैं और इतना बड़ा कोर्स है कि इसमें भी आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। इन मोस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट व्हिच टाइप ऑफ जीके गिव द सेफेस्ट मार्क्स? कौन सा जनरल नॉलेज आपको सेफेस्ट मार्क्स देता है? ये एक एमसीक्यू है। आपके पास 4 ऑप्शन है: हाईली डिटेल्ड करंट पॉलिटिक्स, स्टैटिक फाउंडेशनल जनरल नॉलेज, लॉन्ग एसे नॉलेज, न्यूमेरिकल रीजनिंग ओनली।
कौन आपको जीके में सबसे ज्यादा नंबर देता है, आपको डेफिनेटली क्लियर होगा अगर आपने मेरी बातें सुनी है, क्योंकि हम सब लेक्चर्स का पैटर्न ये रखा हुआ है कि पहले आपको चीज समझाएंगे, उसके बाद फिर उसमें से एमसीक्यूज देंगे। अगर आपने अच्छे से सुना तो एमसीक्यूज का आंसर कर सकते हैं। ऐसे ही आपने पढ़ते हुए भी अपने एमसीक्यूज का आंसर करना है, और आपने एबल होना है कि आप कभी भी जनरल नॉलेज की किसी चीज को आंसर कर सके। तो जो मेरा पिछला सारा लेक्चर था वो आपका माइंड बना रहा था कि आपने इन एमसीक्यूज का आंसर देना है। तो इसका डेफिनेटली हमने एक बात बार बार की है कि स्टैटिक फाउंडेशनल जनरल नॉलेज से स्टेबल मार्क्स आपके आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड यू डू विद द क्वेश्चंस यू आर अनश्योर अबाउट? क्या करेंगे? लीव द एग्जाम हॉल, छोड़ के जाएंगे, स्पेंड 5 मिनट्स ऑन ईच, हर एक पे 5 मिनट जाया कर देंगे, मार्क देम एंड रीविजिट लेटर, ये हो सकता है, गैस इमीडिएटली विदाउट रीडिंग। ठीक है, आपने क्या करना है आपको पता होगा, आपने सी करना है, मार्क देम एंड रीविजिट देम लेटर। व्हाट इज द बेस्ट यूज ऑफ एन एरर लॉग? एरर लॉग का बेस्ट यूज क्या है? टू रीराइट द होल बुक, टू स्टोर ओनली करेक्ट आंसर्स, to record repeated mistakes and weak facts, to replace practice। मैंने आपको बताया था कि आपने एरर लॉग रखना है ताकि आप अपनी गलतियों को इग्नोर ना करें, और आप जो है ना खुद को इस स्टडी के दौरान, इस पेपर के दौरान अपडेट करें कि आइंदा ना सिर्फ आप पब्लिक सर्विस कमीशन सीएसएस के टेस्ट के लिए तैयारी हो, सिर्फ आप एफआईए के लिए ना करें। अभी बाद में अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए करें तो आप एफआईए के लिए भी रेडी हो रहे हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है कि हमने रिकॉर्ड करना है रिपीटेड मिस्टेक्स और वीक फैक्ट्स अपने करेक्ट करने हैं अपने जहन में, किताब नहीं लिखनी दोबारा से, वक्त जाया नहीं करना हमने। अगला मुझे क्वेश्चन बताएं, विच ऑर्डर इज बेस्ट फॉर प्रिपरेशन? कौन सा है? मॉक्स बिफोर बेसिक्स, ऐसे ही मॉक टेस्ट करें, बेसिक पढ़े ही ना, बेसिक्स एमसीक्यूज रिवीजन मॉक्स, बी, ये एक मेथड है जनरल नॉलेज का, इसको आपने करना है। ओनली करंट अफेयर्स, ओनली वन लाइनर्स। तो हमारा जो आंसर है, हमें पता है कि हम पहले बेसिक्स कर रहे हैं, फिर एमसीक्यूज कर रहे हैं, फिर रिवीजन्स कर रहे हैं, और फिर आखिर में हम मॉक्स करेंगे, खासतौर पर पिछले पेपर्स को देखेंगे और खुद की तैयारी को देखेंगे जब हमने ये सारा कोर्स अटेंड कर लिया। अगला क्वेश्चन एमसीक्यू, व्हिच आइटम बिलोंग्स इन रैपिड रिवीजन नोटबुक? Movie reviews, difficult facts, dates and headquarters, long paragraphs only, nothing but quotations। रैपिड रिवीजन नोटबुक में एक चीज करेगी, वो होगा डिफिकल्ट फैक्ट्स, डेट्स एंड हेडक्वार्टर्स। ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है कि व्हाई इज एलिमिनेशन पावरफुल इन जनरल नॉलेज? जनरल नॉलेज में एलिमिनेशन क्यों पावरफुल है? पहला जो एमसीक्यू है वो ये है, बिकॉज ऑल ऑप्शंस आर ऑलवेज रॉन्ग। ये एमसीक्यू होता है, बिकॉज इट रिड्यूसेस गेसिंग एंड raises the probability। B है, C because questions are essays, because time does not matter। ठीक है, अब आपको पता है अगर आप एलिमिनेशन मेथड आप यहां यूज करेंगे कि पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, कि जनरल नॉलेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं एलिमिनेशन इसलिए नहीं, सारे क्वेश्चन तो गलत नहीं होते, एक तो ठीक होगा इसलिए दिया गया है। बी पे सोचा जा सकता है, सी पे क्वेश्चंस आर ऑलवेज एसेज, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और डी पे बिकॉज टाइम डज नॉट मैटर, टाइम बहुत मैटर करता है। तो अब देखना हमने तीन को एलिमिनेट किया, बी के बारे में हमने कहा सोचा जा सकता है, तो हमें पता है बी ही इसका ऑप्शन है कि एलिमिनेशन इज पावरफुल इन जीके बिकॉज इट रिड्यूसेस गेसिंग एंड रेजेस द प्रोबेबिलिटी। व्हाट शुड बी रिवाइज्ड डेली? डेली क्या रिवाइज होना है? अब यहां पे आप दोबारा एलिमिनेशन मेथड को यूज करें जनरल नॉलेज की जैसे आप यूज करेंगे, ओनली वन ह्यूज चैप्टर, रैंडम इंटरनेट पोस्ट, वीक एरियाज एंड वन लाइनर्स, नथिंग अंटिल संडे। कौन सा बेहतर है? ओनली वन ह्यूज चैप्टर, ये तो नहीं हो सकता, रैंडम इंटरनेट पोस्ट भी नहीं हो सकता, नथिंग अंटिल संडे भी नहीं हो सकता, डेफिनेटली वीक एरियाज एंड वन लाइनर, ये आपने रिवाइज करना है। जिस चीज में आप अच्छे हैं आप अच्छे हैं, जिस चीज में आपको थोड़ा सा एरर्स आ रहे हैं उनको आपने वीक एरियाज को कंट्रोल करना है, और वन लाइनर फैक्ट्स आपने याद रखने हैं जो दुनिया के बारे में। ठीक है, ये मोस्टली आपके काम आएंगे। चलें जी, अब जो जीके की हमारी स्ट्रेटजी है, अगर हम इसको रिवाइज करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि बिल्ड फ्रॉम स्टैटिक जनरल नॉलेज टू मिक्स्ड मॉक्स। पहले स्टैटिक जनरल नॉलेज बनाएंगे, फिर मॉक्स करके देखेंगे कि हम कहां तक पहुंचे। दूसरा, डेली हम लूप एक बनाएंगे, पढ़ेंगे पहले, फिर टेस्ट करेंगे, फिर लॉग बनाएंगे, फिर रिवाइज करेंगे। पढ़ेंगे, टेस्ट करेंगे, जो ठीक आया सो ठीक आया, जिसमें गलती हो गई उसका लॉग बनाया कि ये मेरे से गलत हो रहा है, और फिर उसको रिवाइज करना है। इसी तरीके से हमारा जो अगला स्ट्रेटजी होगा वो सबसे पहले पाकिस्तान, फिर वर्ल्ड, फिर साइंस, फिर ऑर्गेनाइजेशन, और ये इनको हम रिपीट करते जाएंगे जब हम रिवीजन कर रहे होंगे। एलिमिनेशन इज स्कोरिंग टूल, नॉट लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है ना, एलिमिनेशन का जो मेथड है वो आपके अच्छे नंबर लेने का एक मेथड है जिससे चांस बन जाता है। लास्ट रिजॉर्ट हमारा
ये नहीं है। योर एरर लॉग शुड गाइड द नेक्स्ट रिवीजन। आप जब भी कोई भी एमसीक्यू टेस्ट वगैरह करेंगे, आपकी जो गलतियां होंगी वो बताएंगी कि नेक्स्ट आपने कितनी मेहनत करनी है या आपने कितने रिविजन करने हैं। अच्छा, जनरल नॉलेज के साथ साथ आपके पास इंग्लिश का कोर्स भी यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आपके पास जनरल प्रिपरेशन भी पड़ी हुई है, आपके पास इस्लामिक स्टडीज, आपके पास पाकिस्तान स्टडीज, आपके पास कंप्यूटर साइंस का कोर्स, ये सारे कोर्स पड़े हुए हैं। तो इन सारी चीजों को आप करते जाएंगे, सिर्फ आप जनरल नॉलेज वाले काम को नहीं देखेंगे। लेकिन जनरल नॉलेज चूंकि इतना वास्ट एरिया है, स्टैटिक जनरल नॉलेज में आपको 20 में से 15 से 19 नंबर चाहिए। तो इस वजह से आपने इस सारे लेक्चर को रिवाइज करते हुए देखना है, बेशक रात को सोने से पहले देखना है। अच्छा, सेट 1 हमारे पास है, सेट 2 किस वन लाइनर्स फॉर द लास्ट मिनट रिकॉल। स्ट्रेटजी के आप किस चीज के लिए करेंगे, स्कोरिंग बेस आपका होगा। एमसीक्यूज प्रैक्टिस क्रिएट्स एक्टिव रिकॉल, एरर लॉग, हाई वैल्यू नोटबुक, डेली रिवीजन बीट्स क्रैमिंग, एलिमिनेशन सेव्स मार्क्स। सेट 2 क्या है कि पाकिस्तान बेसिक्स रिपीट ऑफन। जो भी जब भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये लाजमी होता है, ये की फैक्ट्स हैं आपके पास कि पाकिस्तान के जो बेसिक्स हैं वो रिपीट होते हैं हमेशा हर टेस्ट में। वन लाइनर से आपका स्पीड इंप्रूव हो जाएगा। बेसिक्स को आपने याद रखना है मॉक से पहले, वीक जोन्स की आपने रिपीटेशन करनी है, रिवीजन शुड बी शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट। ठीक है, तुक्का नहीं मारना, चीजों को समझना है। और यही कोर्स इसी बात पे करेगा, पहले आपको समझाएगा, फिर आपको जाके जो है ना आप एमसीक्यू से पूछेगा, आपको समझ आएगा कि मैं चीजें समझ गया हूं, अब देखें मैं ये एमसीक्यू सारे कर सकता हूं। ऐसे ही आपने जो है ना सेट 1 सेट 2 की फैक्ट्स को देखना है। अच्छा, अब हमारे पास थोड़ा सा एक जीके का ना मिनी सेल्फ टेस्ट है आपका। ये अब आपने क्या करना है, पॉज करना है इस वीडियो को और खुद को देखना है। यहां से जो है ना हम पहले लेक्चर को क्लोज करने वाले हैं, उसके बाद जो हमारे बाकी लेक्चर्स हैं वो टोटल टुवर्ड्स द सब्जेक्ट है। व्हाई स्टैटिक जीके यूजुअली मोर रिलायबल देन वोलेटाइल करंट अफेयर्स। रुकें थोड़ी देर के लिए, सोचें कि दुनिया की कैपिटल्स, दुनिया की करेंसीज, दुनिया की ज्योग्राफी, दुनिया की हिस्ट्री, इस्लाम का जनरल नॉलेज, पाकिस्तान का जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज का जनरल नॉलेज, वो क्यों आपके लिए अच्छे होते हैं कंपेयर टू ऐसी चीजें जो बार बार बदल रही है। ठीक है, तो आपको मैंने आपको बताया है, आप पास करें, आप सोचें इस लेक्चर से जो आपने सीखा है। क्वेश्चन 2, व्हाट शुड एन एरर लॉग कंटेन। पॉज करें, सोचें कि आप जब भी कुछ करेंगे तो आपका जो एरर्स आएंगे, जो गलतियां होंगी, उसका आपने एरर लॉग क्यों बनाना है, मैंने आपको क्यों कहा है। What is the fastest way to revise the capitals, currencies and headquarters? रोकें वीडियो को, सोचें कि क्या तरीका हो सकता है कि आप कैपिटल्स को, करेंसीज को और हेडक्वार्टर्स को अच्छे से याद करें। एक एग्जाम टिप आपको लेक्चर 1 का बता रहा हूं, एग्जाम हॉल का टिप वो ये है, इफ टू ऑप्शंस लुक क्लोज, ट्रस्ट द ऑप्शन दैट फिट्स द बोर्ड, फैक्ट्स यू ऑलरेडी नो, देन मूव ऑन इंस्टेड ऑफ फ्रीजिंग। ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन आया, उसमें 4 ऑप्शंस थे, पहले आपने कहा हो ही नहीं सकता, दूसरा आपने कहा हो ही नहीं सकता, 2 बच गए। उन दोनों में से आपने क्या करना है, ऑप्शन फिट्स द बोर्ड फैक्ट, जो फैक्ट्स आपने पढ़े हैं आपको जिसके करीब लगता है उस पे आपने जाके करना है, फ्रीज नहीं होना, रुकना नहीं है। 3 क्विक एक्शंस, रीड द स्टेम फर्स्ट, देन स्कैन ऑप्शंस, यूज एलिमिनेशन बिफोर गेसिंग, मार्क अनसर्टेन आइटम्स एंड रीविजिट एट द एंड। ठीक है, अब आपने हमेशा तुक्का लगाने से पहले एक दफा एलिमिनेशन मेथड जरूर यूज करना है। तो दिस वाज लेक्चर फर्स्ट, लेट्स मूव टू लेक्चर 2। दूसरा लेक्चर है हमारा पाकिस्तान एट अ गैलेंस। एक नजर पे जब आप किसी जगह को देखते हैं ना, तो पाकिस्तान को देखने की कोशिश करते हैं, कहां पे कैसे नजर आता है। इंट्रोडक्टरी पाकिस्तान फैक्ट्स अपीयर रिपीटेडली इन स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग के जितने भी पेपर्स होते हैं जहां पे लोगों को एलिमिनेट करना होता है नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए, तो पाकिस्तान फैक्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं। क्वेश्चंस ऑफन आस्क लोकेशन, बॉर्डर्स, प्रोविंसेस एंड कैपिटल्स, नेशनल सैंपल्स, बेसिक जो है ना स्टेट स्ट्रक्चर और इजी मार्क्स, शॉर्ट फैक्ट्स फ्रॉम द टॉपिक आल्सो अपीयर इन द मिक्स्ड मॉक्स। तो जो अपीयर होता है एग्जाम्स में, पिछले एग्जाम्स में हम बार बार देखते हैं, वो यहाँ पे बताए गए हैं कि जी लोकेशन, बॉर्डर्स, प्रोविंसेस, कैपिटल्स, कौमी आपके अलामती निशान, बेसिक स्टेट स्ट्रक्चर क्या है पाकिस्तान का, मतलब ओवरऑल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, पिलर्स इसके कौन से, जैसे जुडिशरी, पार्लियामेंट, इनके बारे में पूछा जाता है, या प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट को हेड करता है, प्रेसिडेंट जो है ना स्टेट को हेड करता है, ऐसी चीजें। ठीक है ना, शॉर्ट फैक्ट्स फ्रॉम दिस टॉपिक आल्सो अपीयर इन द मिक्स्ड बॉक्स में भी आते हैं। तैयारी कैसे करनी है, बिल्ड कंट्रास्ट, प्रोविंस वर्सेस कैपिटल, बॉर्डर वर्सेस सी, सैंपल वर्सेस ऑफिस। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि जो किताब है मेरे YouTube चैनल के ऊपर है,
मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन, उसको हमने फॉलो करना है। और मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन उस बंदे ने लिखा है जिसने दुनिया में 3 दफा मेमोरी का चैंपियनशिप जीता है, जिसके वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिस बंदे ने किया। हमने उसके मेथड को यूज करना है। रिवाइज पाकिस्तान फैक्ट्स एज वन लाइनर एवरी डे, यूज मैप्स एंड टेबल्स फॉर क्विक रिकॉल, डू नॉट कंफ्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्स विद द पॉलिटिकल करंट अफेयर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्स को आपने पॉलिटिकल करंट अफेयर से मिक्स नहीं करना। अक्सर बच्चे इस चीज को गलत समझते हैं। जैसा कि आपको से कोई पूछे कि जी पाकिस्तान का जो स्टेट है जी कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, किसके पास सबसे ज्यादा अख्तियार है, तो डेफिनेटली आपने आईने पाकिस्तान को देखना है। आपने ये नहीं देखना कि आपको क्या लगता है कौन पावरफुल है, ठीक है। तो यू हैव टू ऑल द टाइम थिंग्स फॉर फाइट। सो लेट्स मूव फ्रॉम हियर। पाकिस्तान एट गर्ल्स में हमने लोकेशन एंड नेबर्स देखने हैं, प्रोविंसेस एंड फेडरल यूनिट्स देखने हैं, कैपिटल्स एंड लैंग्वेजेस देखने हैं, नेशनल सिंबल्स एंड डेज देखने हैं, बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखना है, क्विक प्रैक्टिस करनी है हमने इसकी। सबसे पहली चीज, पाकिस्तान इज इन साउथ एशिया, ठीक है। ये यहाँ पे मैप दिया हुआ है ग्लोब का। ये हम पाकिस्तान को एक नजर में देख रहे हैं। ऑब्वियसली जो चीजें आपके एग्जाम्स में आती रही हैं पिछले पेपर में, हम उन पे फोकस कर रहे हैं। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। कोई कुछ भी कहे पाकिस्तान साउथ एशिया में है, पाकिस्तान इज लोकेटेड, ये बहुत दफा पब्लिक सर्विस कमीशन में FIA में क्वेश्चन आता है। पाकिस्तान के बॉर्डर्स किन मुल्कों के साथ है? इंडिया के साथ है पाकिस्तान, और चाइना के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, एंड ईरान के साथ है, ठीक है। इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान एंड ईरान। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान है कोस्टल ऑब्वियसली है, हम अरेबियन सी के साथ भी जुड़ते हैं, और इसका जो नेशनल कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। तो ये इसमें से कोई ऐसी चीज जो आपको ना आती हो, अब आपको देखना, हम आपका कंसेप्ट बना रहे हैं, अब आगे इसके MCQs भी आएंगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान एट अ ग्लैंस हम जरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को देखते हैं। पाकिस्तान के 4 प्रोविंस है, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है हमारा, फेडरल कैपिटल एरिया भी इसको बोलते हैं। आजाद जम्मू एंड कश्मीर, आजाद जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान जो है ना एडमिनिस्ट्रेटेड सेपरेटली। प्रोविंशियल कैपिटल्स आप ऑफन टेस्टेड, ऑफन पाकिस्तान गैलेंस में हर प्रोविंस का, कौन से प्रोविंस का कैपिटल कौन सा है ये देखा जाता है। नेशनल लैंग्वेज बताने की जरूरत नहीं है, बच्चे बच्चे को पता है, नेशनल लैंग्वेज हमारा उर्दू है। इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड इन ऑफिशियल वर्क्स। पंजाबी, सिंधी, पश्तो एंड बलोची आर मेजर रीजनल लैंग्वेजेस। ये चारों, पंजाबी, सिंधी, पश्तो एंड बलोची। और लैंग्वेज क्वेश्चन भी जो है ना डायरेक्ट MCQs में। अच्छा, नेशनल सिंबल्स ये अक्सर पेपर्स में आते हैं। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है जी? मारखोर है। पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर जैस्मीन है। पाकिस्तान का जो नेशनल ट्री है देवदार सीडार कहा जाता है इसको, देवदार सीडार, और इसको कभी कभी हिमालय सीडर भी कहा जाता है। नेशनल पोएट हमारे जो है ना अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। तो इनमें से कौन सी चीज का आपको नहीं पता, तो डेफिनेटली आपने अकॉर्डिंगली इसको याद करना है। तो ये हमारी नेशनल चीजें अक्सर आ रही होती हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, बहुत बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज है, ये आपको जनरल नॉलेज में हर हाल में आना चाहिए। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947। जरूरत नहीं है किसी कहने की। पाकिस्तान डे 23 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। डिफेंस डे 6 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। डेट्स को ना इवेंट्स के साथ कनेक्ट करें, फिर उनको मेमोराइज करने की कोशिश करें। अकेले से मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे 1947 याद करें तो क्या पता है 1947 में क्या हुआ था, जब क्योंकि आजादी मिली थी 14 अगस्त 1947 को, फिर जाके चीजें याद होती हैं। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर पाकिस्तान के क्या है? पाकिस्तान एक फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, जिसका नाम पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। प्राइम मिनिस्टर जो है ना हेड करता है गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट हेड करता है स्टेट को, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान एट अ ग्लैंस में अगर हम कंसेप्ट को रीकैप करेंगे तो जिन चीजों के हमें अच्छे से याद करने की जरूरत है वो ये है कि लोकेशंस एंड बॉर्डर्स। पाकिस्तान इज इन साउथ एशिया। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स 4 प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान। लैंग्वेज हमारे उर्दू नेशनल लैंग्वेज है। नेशनल सिंबल जो है ना हमारे जो एनिमल है वो मारखोर है। कॉमन ट्राइब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? फाउंडेशनल डेट्स, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग on 14th August 1947. Basic state structure, Pakistan the federal parliamentary Islamic Republic. Pakistan is in South Asia with Arabian Sea coastline. 4 provinces remain the main MCQ base. तो अब हम थोड़ा सा ना MCQs को देखें। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आपने जैसे जनरल नॉलेज को तैयार करना है, तो ये 30 के 30 लेक्चर्स को मैंने ऐसे ही रेडी किया है। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है। अब आपने हर एक चीज का सोच समझ के जवाब देना है। बहुत सिंपल है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं हर चीज को। तो जी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर। डेफिनेटली इस्लामाबाद।
Which sea lies to the south of Pakistan? साउथ ऑफ पाकिस्तान में कौन सा सी है? रेड सी, कैस्पियन सी, अरेबियन सी या मिडिटेरेनियन सी? तो हमारे पास जो आता है वो आता है अरेबियन सी। Which of the following is the national language of Pakistan? पंजाबी, उर्दू, सिंधी, पश्तो। कौन सा है जी? उर्दू है। Which is the provincial capital of Punjab? मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद? Definitely Lahore. Pakistan shares a border with the which country to the northeast? नॉर्थ में हम किस कंट्री के साथ शेयर करते हैं? ईरान, चाइना, ओमान, नेपाल? ऑब्वियसली हमारे नॉर्थ ईस्ट में चाइना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाकिस्तान नेशनल फ्लावर? अक्सर लोग रोज कहते हैं, नहीं है। रोज, टूलिप, जैस्मीन, सनफ्लावर? डेफिनेटली जैस्मीन हमारा नेशनल फ्लावर है। पाकिस्तान डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? पाकिस्तान डे, नॉट पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, ऐसे करके आपने जनरल नॉलेज को खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। 14 अगस्त, 23 मार्च, 6 सितंबर, 25 दिसंबर, ऑब्वियसली 23 मार्च को पाकिस्तान डे मनाया जाता है। पाकिस्तान इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज क्या है कि यूनिटरी मोनार्की, फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, मिलिट्री अलायंस, कन्फेडरेशन? डेफिनेटली हमारा जो मुल्क है वो फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। अच्छा, अगर हम रैपिड रिवीजन करें जो भी हमने सीखा है वो कि पाकिस्तान साउथ एशिया में है विद अरेबियन सी कोस्टलैंड, 4 प्रोविंसेस एमसीक्यूज में आते हैं। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, उर्दू नेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश ऑफिशियल यूज लैंग्वेज है, नेशनल सिंबल्स जो है ना डायरेक्ट मेमोरी क्वेश्चंस आपने याद रखने हैं, जैसे मार्कोर को एनिमल के तौर पर, फ्लावर को जैस्मीन के तौर पर आपने याद करना है। अच्छा, डिफरेंट सेट्स आप बना सकते हैं, वन लाइनर फॉर द लास्ट मिनट रिकॉल। अगर आपने वन लाइनर याद करना है, कैपिटल इस्लामाबाद, नेशनल लैंग्वेज उर्दू, नेशनल एनिमल मार्कोर, नेशनल फ्लावर जैस्मीन, नेशनल पोर्ट लामा इकबाल, अरेबियन सी कोस्टलैंड, पाकिस्तान डे 23 मार्च, इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त 1947, 4 प्रोविंसेस, फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। ये आपने ऑब्वियसली ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा सोचना है जो आपने सीखा है उसके बारे में, और फिर उसको हमने रिपीट करना है और आपने आंसर अपने जहन में सोचना है। नेम द 4 प्रोविंसेस एंड द कैपिटल्स। रोकें, सोचें। अगर आपको आ गए तो आप यहां से आगे मूव करें नेक्स्ट के लिए। विच कंट्रीज बॉर्डर पाकिस्तान? पाकिस्तान के जो हमसाए हैं वो आपने बताने हैं जिनके बॉर्डर मिलते हैं। विच नेशनल सिंबल्स आर कॉमनली आस्क्ड इन एमसीक्यूज? ये आपने सोचने हैं। सो वी आर डन विद द आवर दिस लेक्चर। एक काम हमने करना है, एग्जाम हॉल का एक टिप आपको देना है, वो ये है, व्हेन पाकिस्तान एट अ गैलेंस एमसीक्यू पेयर आंसर फ्रॉम द सिंपलेस्ट वेरीफाइड फैक्ट, डू नॉट ओवरथिंक इट। सोचना नहीं है, कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। रीड द स्टेम फर्स्ट, ठीक है, देन स्कैन ऑप्शंस, यूज एलिमिनेशन बिफोर गैसिंग एंड मार्क अनसर्टेन आइटम्स एंड रिविजिट द एंड। लेक्चर 3 पाकिस्तान फिजिकल ज्योग्राफी। अब जब इसको मैं बना रहा था, ऑब्वियसली मेरे पास एक ऑप्शन था कि हम मैप को रखते, मैप से आपको एक्सप्लेन करते, लेकिन आप मैप को अपने जहन में रखें, अपने घर में मैप रखें। हमारे पास एक लिमिटेशन ये है कि हमने इसको इस तरीके से आपको दिखाना है ताकि आप रीड भी कर सकें। रीडिंग से आपका सबकॉन्शियस स्ट्रांग होता जाएगा। आप सुन भी रहे हैं, आप रीड भी कर रहे हैं, आप सिर्फ सुन रहे हैं, तब भी आप जितनी बार इस लेक्चर को सुनेंगे आपका नॉलेज डबल होता जाएगा। तो ऑब्वियसली फिजिकल ज्योग्राफी भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, एफआईए के लिए और पब्लिक सर्विस कमीशन जितने भी हैं पाकिस्तान के, उनके लिए है। एमसीक्यूज इसमें भी वैसे ही हमने मेथड को यूज रखा है। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी बहुत मैटर करता है क्योंकि बहुत दफा एग्जाम्स में आते हैं और स्टैटिक जनरल नॉलेज के एक कोर कंट्रीब्यूट करते हैं सारे एग्जाम्स में। इसमें क्या ज्यादातर पहाड़ों का आपसे पूछा जाता है, माउंटेन्स का, डेजर्ट्स का, प्लेटोज का, जो कि अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। प्लेटोज सतह मुर्तफा और इसी तरीके से डेजर्ट, सहरा, माउंटेन्स वगैरह को। क्वेश्चंस ऑफन आस्क लोकेशन, अक्सर पूछते हैं कि ये सहरा कहाँ पे है, ये वाला एरिया कहाँ पे है। तो हमने क्या करना है, सुपरलेटिव और एसोसिएशन मेथड को यूज करना है, मैप बेस्ड फैक्ट्स को देखना है ताकि हम आइसोलेटेड सेंटेंसेस को याद ना रख सकें। तरीका ये है कि स्टडी नॉर्थ, वेस्ट, सेंटर एंड साउथ एज सेपरेट ब्लॉक्स, डिफरेंट ब्लॉक्स बनाते हैं। मैंने 12 साल टेलीकॉम में काम किया है और जब भी हम स्ट्रेटजी बनाते थे, ऑब्वियसली स्ट्रेटजी पूरे पाकिस्तान की बनाई जाती है, तो हम जो कंट्रीज हैं वो भी, जो कंपनीज हैं वो भी पाकिस्तान को ऐसे ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं कि ये सेंट्रल रीजन है, पंजाब बहुत ज्यादा है तो सेंट्रल क्या हुआ, सेंट्रल के 3 रीजन बनाए हैं, सेंट्रल 1, सेंट्रल 2, सेंट्रल 3। ऐसी नॉर्थ को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, ऐसे साउथ को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। तो उससे ये फायदा हो जाता है कि आपकी जो है ना चीजें आपको याद भी रह जाती हैं, चीजों को मैनेज करना आसान है। तो हम भी ऐसे ही तैयार करेंगे कि हम नॉर्थ, वेस्ट, सेंटर और साउथ को सेपरेट ब्लॉक्स के तौर पर स्टडी करेंगे और हम लिंक रेंजेस विद द फेमस पीक्स एंड पॉसेस को लिंक करेंगे। यूज कंट्रास्ट सच एज प्लेन वर्सेस प्लेटोज वर्सेस डेजर्ट, रिवाइज विद द सिंपल हैंड ड्रॉन
मैप। ये आपने करना है। ये हम यहाँ पे सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूँ कि अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपने ऐसे करना है। सो यहाँ जनरल नॉलेज वाले कोर्स में हम मेजर माउंटेन सिस्टम को डिस्कस करेंगे, नॉर्दर्न पीक्स और पासेस को डिस्कस करेंगे, प्लेन्स एंड प्लेटोज को डिस्कस करेंगे, डेजर्ट एंड क्लाइमेट रीजन्स को डिस्कस करेंगे, कोस्ट और डेल्टा को देखेंगे और एमसीक्यूज का प्रैक्टिस देखेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि माउंटेन सिस्टम पाकिस्तान का आपको समझने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पे एक माउंटेन बना हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको पढ़ा कर सकता था लेकिन इतना ही माउंटेन मुझे सही दिखाई दिया ताकि आप इन चीजों को पढ़ें और आपको याद रह सके। सबसे पहले दी हिमालयाज, कुराकरम, हिंदू कश, शेप, नॉर्दर्न पाकिस्तान। हिमालयाज, कुराकरम और हिंदू कश जो है ना नॉर्दर्न पाकिस्तान में है। K2 जो है ना लाइज इन द कुराकरम रेंज। K2 इज इन द कुराकरम रेंज। These ranges affect climate, rivers and strategic routes. रेंज बेस्ड एमसीक्यूज बहुत कॉमन होते हैं कि K2 कहां पे लोकेटेड है, इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा, पीक्स और पासेस आपको समझने की जरूरत है। K2 इज द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान। ये मैं दोबारा रिपीट करूंगा, K2 इज द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान। ये अक्सर आता है क्वेश्चंस में। दूसरा, बोलान पास एंड खैबर पास आर क्लासिक जीके फैक्ट्स। जितने भी हमने पुराने एग्जाम्स देख रहे हैं उसमें अक्सर जो है ना बोलान पास और खैबर पास के बारे में जनरल नॉलेज के फैक्ट्स जिनके बारे में बात आती है। पासेस कनेक्ट रीजन्स एंड हैव हिस्टोरिक वैल्यू। ऑब्वियसली पासेस मुख्तलिफ एरियाज को कनेक्ट करते हैं और उनके हिस्टोरिक वैल्यू है। पीक्स एंड पासेस आर ऑफन आस्क्ड टुगेदर। अच्छा, और प्लेन्स और प्लेटोज के बारे में अगर हम देखें, द इंडस प्लान इज द मेजर अलूवियल प्लान। द पोटोहार, जो पोटोहार का खास तौर पर प्लेटोज हैं इन द नॉर्दर्न पंजाब। द बलूचिस्तान प्लेटोज कवर्स मच ऑफ द साउथ वेस्ट। प्लेन्स यूजुअली लिंक विद द एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट। इसी तरीके से डेजर्ट को हमने देखना है। डेजर्ट इन सिंध एंड एडजॉइनिंग एरियाज। चोलिस्तान इज द साउदर्न पंजाब। चोलिस्तान ऑब्वियसली डेजर्ट, हम काफी सारे लोग जाते हैं उसमें, पता भी है, अक्सर जीप रैलीज की वजह से लोगों को याद रहता है। तो ये साउदर्न पंजाब में चोलिस्तान। थर्ड डेजर्ट जो है ना इज इन पंजाब। डेजर्ट लोकेशंस आर हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जी चोलिस्तान कहां पर है, थल कहां पर है, तो ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। क्लाइमेट रेंजेस जो है ना रीजन्स का आपको पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न एरियाज आर कोल्डर ड्यू टू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड की वजह से नॉर्दर्न एरियाज थोड़े ठंडे होते हैं। मोस्ट ऑफ पाकिस्तान हैज एन एरिड टू सेमी एरिड क्लाइमेट। मानसून इन्फ्लुएंसेस ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज। क्लाइमेट क्वेश्चन ऑफन कनेक्ट्स विद द एग्रीकल्चर। ठीक है, जिसके क्लाइमेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथ में एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जाता है। पाकिस्तान फिजिकल ज्योग्राफी, और अगर देखा जाए, पाकिस्तान है साउदर्न कोस्ट ऑन द अरेबियन सी। द इंडस डेल्टा लाइज नियर द सिंध कोस्ट। इसी तरीके से हमारे पास कोस्टल एरियाज मैटर्स फॉर द पोर्ट्स एंड ट्रेड। कोस्टल एरिया जितने भी होते हैं वहां पे पोर्ट्स और ट्रेड मैटर करते हैं। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है, आगे एमसीक्यूज भी हम बनाएंगे कि वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। सी डेल्टा एंड पोर्ट्स फैक्ट्स आर ऑफन मिक्स्ड इन द पेपर। अच्छा, अब हम रिकैप करते हैं जितना भी हमने समझा है, फिर हम एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। मुझे आइडिया होगा कि आपको चीजें तैयार हुई या नहीं हुई। माउंटेन सिस्टम हिमालयाज, कुराकरम, हिंदू कुश और ये नॉर्दर्न पाकिस्तान में होते हैं। ठीक है, और पीक्स एंड पासेस में K2 इज द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान। प्लेन एंड प्लेटोज में इंडस प्लेन इज मेजर प्लूवियल प्लान। डेजर्ट में हमने दो पहले डिस्कस किए थे। थर्ड डेजर्ट जो है ना वो सिंध में है और एडजॉइनिंग एरियाज में। कॉमन ट्राइब्स जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो क्लाइमेट रीजन है। नॉर्दर्न एरियाज आर कोल्डर because of the altitude, and coast and delta. Pakistan has a southern coast on the Arabian Sea. Karakoram contains K2. पोठोहार is a plateaus, not a desert. ये अक्सर जो है ना हमने देखा है कि एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो अब मूव करते हैं जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, क्या पता आपके एग्जाम में भी यही क्वेश्चंस आ जाए। K2 is located in which mountain range? Himalayas, Karakoram, Hindu Kush, Suleiman. K2 डेफिनेटली कुराकरम में लोकेटेड है, तो जो है ना इसका आंसर कुराकरम ही होगा। अगला है विच प्लेटो इज फाउंड इन नॉर्दर्न पंजाब। इसमें डिकन प्लेटो, पोटोहार प्लेटो, तिब्बतन प्लेटो या इरानियन प्लेटो, तो डेफिनेटली हमें पता है पोटोहार प्लेटो जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। Which desert is mainly associated with Sindh? सहारा, चोलिस्तान, थर और गोबी। अब हमने पढ़ा है क्योंकि तुम्हें पता है थर ही जो है ना एसोसिएट
Which of the following is historical pass of Pakistan bearing Khyber, Suez, Malacca? Definitely खैबर ही है। आंसर्स में हमारे पास खैबर ही आया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास खैबर ही आंसर आ गया है। ऐसी जनरल नॉलेज पाकिस्तान ज्योग्राफी में द मेजर प्लेन ऑफ पाकिस्तान इज फॉर्म्ड बाय व्हाट? इंडस रिवर सिस्टम, नील रिवर सिस्टम, अमेज़न बेसिन और डनबी वैली? डेफिनेटली इंडस रिवर सिस्टम ही पाकिस्तान में आएगा। सो इंडस रिवर सिस्टम ही हमारे पास पाकिस्तान में, आप देख सकते हैं आंसर में आ गया है। Which part of the Pakistan is generally coldest? Southern coast, northern highlands, lower Indus plain, Thar region? तो डेफिनेटली हमें इल्म है कि नॉर्दर्न हाईलैंड्स ही पाकिस्तान में कोल्डेस्ट एरिया है। सो नेक्स्ट थिंग, पाकिस्तान कोस्ट लाइन ओपन्स ऑन द ब्लैक सी, अरेबियन सी, बाल्टिक सी और साउथ चाइना सी? तो डेफिनेटली हमें इल्म है कि इट इज अरेबियन सी। विच डेजर्ट इज इन साउदर्न पंजाब? गोबी, चोलिस्तान, कराक्रम और नामिब? हमें कि चोलिस्तान ही जो है ना साउदर्न पंजाब। तो अगर हम तेजी से रिवीजन करें जो हमने सीखा है, कुराक्रम कंटेन्स K2, पोटोहार इज प्लेटो नॉट डेजर्ट, इंडस प्लेन इज इन एग्रीकल्चर लैंड, थर जो है ना चोलिस्तान मस्ट नॉट बी कंफ्यूज, थर चोलिस्तान पंजाब में है और थर जो चोलिस्तान है वो पंजाब में है, थर सिंध में है। ऐसे नॉर्दर्न एल्टीट्यूड एक्सप्लेन्स द कोल्ड क्लाइमेट। इन चीजों का हमें पता। सो आखिर में आपके पास एक सेट है वन लाइनर जो आपने रिकॉल करना है। हाईएस्ट पीक K2, मेजर रेंजेस हिमालयाज, कुराक्रम हिंदू कुश और पोटोहार प्लेटोज, थर सिंध डेजर्ट में है, चोलिस्तान साउदर्न पंजाब में है। इंडस प्लेन जो है ना ओलुवियल प्लेन है हमारा, खैबर पास हिस्टोरिक पास है। इंडस डेल्टा इन पाकिस्तान, सेमी एरिड क्लाइमेट इन मच ऑफ द पाकिस्तान। इन क्वेश्चंस को जो मैं पढ़ रहा हूँ आपने पॉज करके सोचना है इनके बारे में। अगर आप जान गए हैं तो आपकी तैयारी हो गई है, खासतौर पर जियोग्राफी के हवाले से। विच रेंजेस डोमिनेट नॉर्दर्न पाकिस्तान? पास करें, जवाब लिखें, देखें कौन से हैं। दूसरा, हाउ टू प्लान प्लेटोज डेजर्ट डिफर इन पाकिस्तान? जनरल नॉलेज, ये देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, व्हाई डू क्लाइमेट क्वेश्चंस ऑफन कनेक्ट विद जियोग्राफी? के क्लाइमेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जियोग्राफी में क्यों आते हैं? अच्छा, एक एग्जाम का टिप है आपके पास कि जब भी आप जियोग्राफी के एमसीक्यूज को रखें, पिक्चर को मैप पे रखें और लोकेशन यूजुअली जो है ना आपको पता चल जाएगा। तो आपने मेरे इंग्लिश चैनल के ऊपर जाना है, मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन बाय डॉक्टर फारूक बलोच, सर्च करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब हमारे पास है पाकिस्तान रिवर डैम्स नेचुरल रिसोर्सेज, लेक्चर 4 है हमारा। आप कोई भी टेस्ट दे रहे होंगे जिंदगी में, एफआईए का या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, पब्लिक सर्विस कमीशन का, ये लेक्चर आपके काम आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। रिवर डैम्स और नेचुरल रिसोर्सेज मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है जनरल नॉलेज में। क्वेश्चन जो है ना ऑफर रिवर्स के नेम्स के नाम से आते हैं और फिर ये आता है कि कौन सा रिवर किस प्रोविंस में है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड आते हैं, हाइडल प्रोजेक्ट्स आते हैं, रिसोर्सेज जो है ना जनरल नॉलेज के क्विज में मोस्ट ऑफनली आते हैं। आपने इस ट्रिब्यूटरीज को इजियर अगर याद करना है, मेमोराइज करना है, तो आपने इनके जैसे हमने कहा था क्लस्टर्स बनाने हैं और एरिया वाइज इनको देखना है। अपीयर कैसे होते हैं डिफरेंट जनरल नॉलेज में? रिसोर्सेज क्वेश्चंस आर ऑफन डायरेक्ट फैक्ट, फैक्ट के बारे में आते हैं। आज आपने स्टडी वाटर पावर मिनरल्स टुगेदर फॉर इंटीग्रेशन। अब अगर आप जनरली किसी चीज को समझना चाहते हैं डेफिनेटली तो आपने सबको मिला के देखना है। डैम्स और जितने भी आपके बराजेस हैं, रिवर्स हैं, इनको मिक्स अप आपने नहीं करना। रिवर सिस्टम लॉजिक को यूज करें, आइसोलेटेड मेमोराइज आपने नहीं करना कि एक रिवर कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक पहुंच रहा है। तो इस तरीके से आपने इसको समझना। अच्छा, यहाँ पे जो पाकिस्तान रिवर्स हैं, डैम्स हैं, इस लेक्चर में हम वैली समझेंगे, इंडस रिवर सिस्टम को, इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को समझेंगे, मेजर डैम्स और बैराजेस को समझेंगे, एग्रीकल्चर इंटीग्रेशन को समझेंगे, मिनरल्स और एनर्जी सोर्सेज को समझेंगे, फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे समझने के बाद। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इंडस जो है ना मेजर पाकिस्तान में रिवर है। इसमें इससे इरिगेशन भी होती है, ऑब्वियसली पानी दिया जाता है इलाकों को, एग्रीकल्चर का काम भी होता है और इसकी गिल्ड सेटलमेंट्स भी होते हैं। इट इज सिस्टम इन सेंट्रल टू पाकिस्तान वाटर इकोनॉमी। वाटर इकोनॉमी का जो कोर जो सेंटर है वो हमारे पास इंडस रिवर है, ये आपको पता होना चाहिए। लॉन्ग रिवर एमसीक्यूज ऑफन पॉइंट टू द इंडस, अक्सर जो इंडस के से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ना वो आ जाते हैं। अगर हम ट्रिब्यूटरीज देखें तो जो मेन है हमारे पास झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है, और मेजरन ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज इन जनरल नॉलेज कंटेक्स्ट। काबुल रिवर एक और इम्पोर्टेंट रिवर है जो कि नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। ट्रिब्यूटरी क्वेश्चंस ऑफन यूज पेयरिंग स्टाइल, स्टडी देम एज फैमिली इंस्टेड ऑफ सेपरेट फैक्ट्स। ठीक है, आपने इन सबको एज अ फैमिली देखना है। तो हम अगर डैम्स के बारे में बात करें तो तरबेला डैम इज ऑन द इंडस। तरबेला डैम जो है ना इंडस के ऊपर है। मंगला डैम जो है ना वो झेलम के ऊपर है। डैम्स मैटर फॉर वाटर स्टोरेज एंड पावर जनरेशन।
अक्सर ये भी एमसीक्यूज आता है कि जी डैम का पर्पस क्या है। डैम्स आर ऑफन आस्क्ड विद द रिवर नेम्स। डैम्स के बारे में ये पूछा जाता है कि वो कौन से रिवर पे अवेलेबल है। अब आपको पता है कि तरबेला डैम जो है ना इंडस पे है और मंगला डैम जो है ना झेलम में है। बैराजेस जो है ना वो वाटर को रेगुलेट करने में और हमें कनाल्स में हेल्प करते हैं। तो ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि बैराजेस का क्या काम है। पाकिस्तान कनाल इरिगेशन सिस्टम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये पूछा जाएगा आपके पाकिस्तान कनाल्स का जो सिस्टम है वो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। इरिगेशन लिंक्स जियोग्राफी टू द एग्रीकल्चर। बैराजेस आर नॉट द सेम एज डैम। ठीक है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अगर हमने मिनरल्स देखने हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आते हैं पाकिस्तान के पास कोयला है, कोल, रॉक सॉल्ट है हमारे पास नेचुरल गैस है और कॉपर के रिसोर्सेज पाकिस्तान के मिनरल्स में शामिल हैं। जो सॉल्ट रेंज है इज फेमस फॉर पाकिस्तान रॉक सॉल्ट। यूजुअली रिसोर्सेज क्वेश्चन जो है ना प्रॉमिस लिंक्ड होते हैं, मिनरल क्वेश्चंस अपीयर्स ऑन द वन लाइनर। तो अगर एनर्जी रिसोर्सेज देखें पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान गैस जो नेचुरल गैस है इज अ मेजर एनर्जी सोर्स पाकिस्तान में। हाइडल पावर डिपेंड्स ऑन द रिवर्स एंड डैम्स। हाइडल पावर पाकिस्तान जितना बनाता है वो रिवर्स और डैम से बनाता है। एनर्जी मिक्स क्वेश्चंस कंबाइन जियोग्राफी एंड इकोनॉमी। रिसोर्सेज फैक्ट्स रिवार्ड रिपीटेड रिवीजंस। इस पे आपने फोकस करना है। अपने कुछ चीजें हर हाल में याद रखनी है। एक तो ये है कि इंडस रिवर सिस्टम को याद रखना है। द इंडस इज द मेजर रिवर सिस्टम इन पाकिस्तान। ट्रिब्यूटरीज आपके पास झेलम है, चिनाब है, रवि है, सतलुज है। Are major eastern tributaries in general knowledge context. Major dams आपके पास तरबेला डैम है, is on the Indus. ब्राजेस और इरिगेशन, ब्राजेस जो ना ये रेगुलेट करते हैं वाटर को, कैनाल्स को बनाने में। कॉमन ट्राइब्स जो पूछे जाते हैं, मिनरल्स पाकिस्तान रखता है, कोल है, रॉक सॉल्ट है, नेचुरल गैस है और कॉपर रिसोर्सेज है। नेचुरल गैस मेजर एनर्जी सोर्स है पाकिस्तान के। इंडस मेन रिवर है हमारा। तरबेला जो है ना इंडस पे है और जो है ना झेलम, मंगला जो है ना झेलम में है। इसका अक्सर जो है ना क्वेश्चन आता है। अब हम एमसीक्यूज देखते हैं। तो आई एम श्योर अब तक आपकी तैयारी हो गई होगी। तो आप जो है ना कोर जितने भी पिछले पेपर्स में आते रहे हैं, जो मेजर जनरल नॉलेज है उसको आप आंसर करने की काबिल है। विच इज द मेजर रिवर ऑफ पाकिस्तान? गंगा, इंडस, टिग्रिस, जॉर्डन। डेफिनेटली हमें पता है इंडस ही है। नेक्स्ट जाते हैं। तरबेला डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? झेलम, इंडस, चिनाब, रावी। हम जानते हैं इंडस में है। ऐसे ही मंगला डैम इज लोकेटेड ऑन झेलम रिवर, सतलुज रिवर, रावी और काबुल रिवर। डेफिनेटली मंगला हमने बार बार कहा कि वो झेलम रिवर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ट्रिब्यूटरी टू द इंडस? कौन सा है इनमें से? जनेबू है, वोल्गा है, चनाब है। आप राइन, आपने डेफिनेटली चनाब का ही नाम सुना तो चनाब ही होगा। ऐसे ही हमारे पास व्हाट इज द की रोल ऑफ बैराजेस? इंटरनेशनल ट्रेड, वाटर रेगुलेशन ऑफ कैनाल्स, माइनिंग, कॉपर, एयर ट्रांसपोर्ट। बैराज क्या करता है? हमने डेफिनेटली पढ़ा कि ये वाटर की रेगुलेशन कैनाल्स में आता है। पाकिस्तान इज फेमस फॉर द रॉक सॉल्ट इन सॉल्ट रेंज में है। ये कहाँ पे है? सुलेमान रेंज में है, हिंदू कुश में है, मकरान कोस्ट में है। तो डेफिनेटली हमें पता है सॉल्ट रेंज में है ये। ऐसे विच रिसोर्सेज इज द क्लोजली लिंक्ड विद द हाइडल पावर? फॉरेस्ट से हाइडल पावर लेते हैं, रिवर से, डैम से, टेक्सटाइल मिल से, एयरपोर्ट से। तो हमें पता है रिवर और डैम्स हमारे लिए यूज होते हैं। नेचुरल गैस इज मेनली क्लासिफाइड एज क्या? नेचुरल गैस क्या होता है? मेटल होता है, वाटर बॉडी होता है, एनर्जी सोर्स, एज कैश क्रॉप है। डेफिनेटली एनर्जी सोर्स है हमारे पास। अच्छा, कुछ मेजर चीजें आपने रैपिड रिवीजन में याद रखनी है। अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो इसलिए क्योंकि ये हमारे पास जो लेक्चर है 4 से 5 घंटे का होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं अगर आप अर्ली तैयारी कर रहे हैं। और जो लोग फैक्ट्स को जानते हैं उनको पता है कि अच्छा जी ये चीजें तो बेसिक हैं तो हमें आती हैं। इंडस रिवर इज द मेन रिवर। तरबेला इंडस में है, मंगला झेलम में है। बैराजेस रेगुलेट कनाल इरिगेशन। सॉल्ट रेंज इज क्लासिक मिनरल फैक्ट। वाटर पावर एंड एग्रीकल्चर आर लिंक्ड। सेट आपने कुछ याद रखने हैं वन लाइनर, ताकि आपको ये याद हो जाए। इसको पिक्चर को मैप करें कि जो मेन रिवर है इंडस है, तरबेला जो है ना इंडस के ऊपर है, मंगला झेलम के ऊपर है, कनाल इरिगेशन मेजर सिस्टम है, सॉल्ट रेंज रॉक सॉल्ट है। नेचुरल गैस एनर्जी सोर्स है पाकिस्तान का, मेन एनर्जी सोर्स है। हाइडल जो है ना वाटर बेस्ड पावर है, चिनाब ट्रिब्यूटरी है, झेलम ट्रिब्यूटरी है, ब्राजेस जो है ना रेगुलेट करते हैं पानी को। अब आपने रुक के इसको देखना है। अगर आपने चीज सीखनी है कि अगर आपने डिफरेंशिएट करना है एक ट्रिब्यूटरी के बीच में, एक डैम के बीच में, एक बैराज के बीच में, इसको गूगल करें, समझें। अगर आपको नहीं पता, क्योंकि हम मेनली फैक्ट्स पे फोकस करें तो मैं ज्यादातर बेसिक लेवल पे नहीं जा रहा। मैं ये होप करता हूँ कि आप अगर आप एफआईए में या आप पब्लिक सर्विस कमीशन में या सीएसएस दे रहे हैं तो ये चीजें आपको पता होंगी। Which facts connect rivers to the agriculture? ये देख लीजिएगा। Why are resource questions often mixed up with the geography? इनके क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप रेडी हैं, अदरवाइज आप दोबारा से एक दफा तैयारी करें। पाकिस्तान रिवर सिस्टम एग्जाम में आपने कोई भी एमसीक्यू आए, फास्ट एंकर एवरीथिंग टू इंडस फर्स्ट, देन प्लेस ट्रिब्यूटरीज एंड डैम्स अराउंड इट। मेन चीज इंडस है, उसके बाद फिर ट्रिब्यूटरीज हैं, उसके बाद फिर डैम्स हैं और फिर ऑब्वियसली कनाल्स वगैरह इरिगेशन सिस्टम आ जाता है हमारे पास।
तो लेक्चर 5 है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मकसद पाकिस्तान मूवमेंट और फ्रीडम स्ट्रगल को बताना है। ऑब्वियसली एफआईए में, पब्लिक सर्विस कमीशन में, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, स्क्रीनिंग टेस्ट में इसके क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं क्योंकि हिस्ट्री को बदला नहीं जाता। एक दफा आपने अच्छे से हिस्ट्री को याद किया, डेट्स को याद किया, तो आपका काम मुकम्मल है। तो ये टॉपिक क्यों मैटर करता है, इतना बार बार डिफरेंट एग्जाम्स में क्यों आता है, सीएसएस में, एफआईए में, पब्लिक सर्विस कमीशन में क्यों आता है? पहली चीज है कि पाकिस्तान के जो मूवमेंट के क्वेश्चंस है ना, वो बड़ा कोर है पाकिस्तान अफेयर्स में। लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, रेजोल्यूशंस ऑफन नजर आते हैं। क्रोनोलॉजी जो है ना, आपको हेल्प करता है एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस क्विकली। यानी आप देखें, पाकिस्तान बना 1947 में, आज हम ये वीडियो बना रहे हैं 2026 के खत्म होने में या 27 के खत्म होने, तो आप इवेंट्स को देख लीजिएगा, वहां से आपको बड़ा हेल्प होता है। ये टॉपिक इजियर है अगर इसको हम स्टेज वाइज डिवाइड करेंगे। तैयारी कैसे करना है? इंस्टीट्यूशन और पर्सनैलिटीज को कनेक्ट करें, जैसे पाकिस्तान बनने से पहले इंस्टीट्यूशंस, बाद में हर दौर की पर्सनैलिटीज को। यूज ईयर इवेंट पेयर ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी लाइन। कहानी जब आप पूरी समझेंगे तब जाके आपने उनको करेक्ट करना है। डू नॉट मिक्स पार्टीशन मूवमेंट विद पोस्ट 1941 स्टेट फैक्ट्स। हाँ, ये जरूरी है कि आपने पार्टीशन मूवमेंट को और 1947 के बाद जो मुल्क बना है उसको अलग से देखना है। मेजर माइलस्टोन को आपने फ्रीक्वेंटली, जब तक आपका टेस्ट नहीं होता, उसको आपने करते रहना है, क्योंकि चांसेस आर कि आप भूल जाएंगे। आप रिफ्रेश करते रहें खुद को, डिस्कस भी करते रहें, इस वीडियो को भी देखते रहें। तो अगर स्टेजेस हम देखें, अर्ली मुस्लिम अवेकिंग है कि मुसलमानों में जागी ख्वाहिश के जो हमें आज़ादी चाहिए, हम एक अलग मुल्क चाहते हैं, या इतनी हो के यार हमारे साथ ज्यादती हो रही है, इतना उनको एहसास हो जाए। फिर सर सैयद का जो है ना अलीगढ़ मूवमेंट आ जाता है, फिर फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, फिर लाहौर रेजोल्यूशन फाइनल फेज है, की लीडर और आइडियाज हैं और प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं। ऐसे करके हमने इसको समझना है। तो पाकिस्तान मूवमेंट एंड फ्रीडम स्ट्रगल को, अर्ली बैकग्राउंड को अगर हम देखें, वार ऑफ 1857 चेंज्ड मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया। जो असल जो नंबर आता है कि पहला जो मुस्लिम पॉलिटिक्स हुआ, वो जंग हुई थी 1857 की, उससे सब कुछ बदल गया। मुस्लिम एजुकेशनल एंड प्रैक्टिकल रिवाइवल फॉलोड। उसके बाद मुसलमानों ने पढ़ना शुरू कर दिया, थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉलिटिकली भी खुद को रिवाइव किया, सियासी तौर पर खुद को वो किया। आइडेंटिटी एंड रिप्रेजेंटेशन बिकम सेंट्रल कंसर्न्स। ये सारी फाउंडेशंस हुई हैं 1857 के बाद। क्वेश्चंस ऑफन स्टार्ट विद द रिवाइवल फेज, कि मुसलमानों का रिवाइवल कब हुआ था, तो आप कहेंगे जी 1857 की जंग से हुआ था। यहाँ आपके पास एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद मुस्लिम्स ने क्या किया, पहले एजुकेशनल मूवमेंट शुरू कर दी, उसके बाद फिर पॉलिटिकली भी वो स्ट्रांग होते चले गए। पाकिस्तान में जो सेकंड स्टेप आता है वो सर सैयद का आता है। सर सैयद मॉडर्न, सर सैयद ने एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन पे एम्फसाइज किया कि मुस्लिम्स जो है ना मॉडर्न एजुकेशन सीखें। अलीगढ़ मूवमेंट शुरू की, पॉलिटिकल जो है ना मुस्लिम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का एक मूवमेंट इसको हिस्ट्री देखती है। एजुकेशनल रिफॉर्म बनाए गए जो कि बाद में पॉलिटिक्स का हिस्सा बने। सर सैयद जो है ना एक कार्नर स्टोन है पाकिस्तान पॉलिटिक्स में, या पाकिस्तान की मूवमेंट में, या पाकिस्तान के उसमें पर्सपेक्टिव में, जो अक्सर टेस्ट में आता रहता है। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नून की बात है। ऑल इंडिया, जब सर सैयद के बाद जो अगली चीज आती है, हम स्टेज वाइज इनको देख रहे हैं, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में। इसको बाद में मेन पॉलिटिकल जो है ना प्लेटफॉर्म मुस्लिम इंटरेस्ट के लिए रखा गया। लीडर्स उसके बाद स्ट्रांगली शिफ्ट हो गए ताकि डिमांड ऑफ पाकिस्तान के बाद। तो ये अक्सर इसकी जो है ना इंस्टीट्यूशंस के साथ, इंस्टीट्यूशन पेयरिंग के साथ जो है ना इसके एमसीक्यूज आते हैं एफआईए में, पब्लिक सर्विस कमीशन के। पाकिस्तान मूवमेंट एंड फ्रीडम स्ट्रगल अगर देखें, तो लाहौर रेजोल्यूशन जो है ना पास हुआ था 1940 में। ये मेजर माइलस्टोन था टुवर्ड्स सेपरेट होमलैंड। क्वेश्चन ऑफन आस्क्ड डेट, सिटी, सिग्निफिकेंस। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड फैक्ट्स कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना लेड द फाइनल पॉलिटिकल स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है ना फाइनल पॉलिटिकल स्ट्रगल को जो है ना लीड किया। उनका रोल सेंट्रल था कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशंस में, पॉलिटिकल नेगोशिएशंस में। So leader title pairings are common in exams. ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जिनाह is often through indirect phrasing में, उनको phrasing में जिनाह के बारे में पूछा जाता है। So for demand to independence, डिमांड अलग चीज थी। अब 1947 में हमने कहा कि जी पॉलिटिकल नेगोशिएशंस और इलेक्शन इंटेंसिफाइड इन 1940s। पार्टीशन लेड टू क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान 1947। क्रोनोलॉजी मैटर्स मोर देन मेमोराइजिंग। जैसे हमने शुरू किया था वैसे ही आपने भी चीजें याद रखनी है। इशू हो गया कोई मसला नहीं, आप इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके ये चैप्टर इस चैप्टर को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने जो चीजें रिमेंबर करनी है वो ये फैक्ट्स है, हर हाल में आपको होनी चाहिए। आपको इंटरव्यूज में भी जरूरत पड़ सकती है, कभी तकरीर करते हुए जरूरत पड़ सकती है। ऑब्वियसली एफआईए, पब्लिक सर्विस कमीशन, सीएसएस करने के बाद जो विल बी लीडर्स, यू हैव टू स्पीक। सो अर्ली बैकग्राउंड, द वार ऑफ 1857 चेंज मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया। सर सैयद अहमद खान ने मॉडर्न एजुकेशन पे एम्फसाइज किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग
1906 में बनी, लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में बनी। कॉमन ट्राइब्स, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना लेड द फाइनल पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट इनिशियली स्टार्ट नहीं की उन्होंने, 1857 की जो जंग हुई वहां से मुसलमानों को एहसास हुआ, सर सैयद ने एजुकेशन पे फोकस किया और पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 में आ रहा है, उसके बाद 1947 में पाकिस्तान जाके बनता है। तो हम ये पता है कि जिन्ना ने जो है ना फाइनल पॉलिटिकल स्ट्रगल की है, फ्रॉम डिमांड टू जो इंडिपेंडेंस है, पॉलिटिकल नेगोशिएशन इलेक्शंस इंटेंसिफाइड इन 1947, 1857 चेंज द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। सर सैयद जो है ना एजुकेशन और अवेकनिंग के हवाले से उनका बहुत बड़ा रोल है। एमसीक्यूज, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी? डेफिनेटली 1906 में। लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन कब? 30, 1930, 35, 40, 47। डेफिनेटली लाहौर रेजोल्यूशन हम सबको पता है 1940 में हुई थी। हु इज नोन एज अ फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? लियाकत अली खान, सर सैयद खान, अल्लामा इकबाल, चौधरी रहमत अली। तो डेफिनेटली हमें पता है सर सैयद अहमद खान जो है ना इसमें इन्वॉल्व थे, उन्हें उन्हीं की अलीगढ़ मूवमेंट है। पाकिस्तान केम इनटू द बीइंग 1947। Which leader is known as Qaid Azam? Definitely Muhammad Ali Jinnah. ठीक है। The War of 1857 is important in Pakistan affairs because it is created, SARC बना है इसमें, marked as turning point in Muslim political thinking, formed Muslim League, ended partition। हमें सबको पता है कि mark a turning movement in the Muslim political thinking। Which event is mostly directly linked with the formal demand for a separate Muslim homeland? कौन सा ऐसा जो है ना हुआ जहां से मुस्लिम के लिए अलग कंट्री की डिमांड की, होमलैंड की डिमांड की? लखनऊ पैक्ट, लाहौर रेजोल्यूशन, शिमला कॉन्फ्रेंस और नेहरू रिपोर्ट। अच्छा, जब आप एमसीक्यूज को देख रहे होते हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि मल्टीपल जो एमसीक्यूज रखे गए वो जानबूझ के रखे जाते हैं और ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत उनका इल्म होना चाहिए। अब ये क्योंकि बहुत बड़ा कोर्स है जिसमें आप हर एक चीज को समझते जाएगा, तो परेशान होने की बात नहीं अगर आपको किसी चीज का नहीं पता। तो डेफिनेटली इसमें हमने लाहौर रेजोल्यूशन वाली बात करनी है। द पाकिस्तान मूवमेंट इज बेस्ट स्टडी थ्रू रैंडम डेट्स ओनली, अ सीक्वेंस ऑफ आइडियाज, इंस्टीट्यूशन एंड इवेंट्स, ओनली बायोग्राफीज और ओनली मैप्स। डेफिनेटली बी है, हमने कहा हमने सीक्वेंस के साथ आइडियाज और इंस्टीट्यूशन और इवेंट्स को देखना है। पाकिस्तान मूवमेंट एंड फ्रीडम स्ट्रगल, इसको हमने रिवीजन करना है। 1857 चेंज द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, सर सैयद जो है ना एजुकेशन एंड वेकनिंग हुई है, मुस्लिम लीग फाउंड हुई 1906 में, लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में, पाकिस्तान क्रिएटेड 1947। अब हमने वन लाइनर्स याद रखने हैं कि 1857 टर्निंग पॉइंट था, सर सैयद अलीगढ़ मूवमेंट चलाई, मुस्लिम लीग 1906 में बनी, लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में, कायदे आजम जो है ना मोहम्मद अली जिन्ना है। सो पाकिस्तान 1947, एजुकेशनल पॉलिटिकल अवेकनिंग, क्रिमिनोलॉजी हमें हेल्प करती है क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने में। ठीक है, पाकिस्तान मूवमेंट जो है ना स्टेज प्रोसेस है, हम इसको समझेंगे। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को थोड़ा पास करके इन क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं। पहली चीज है, व्हाई इज सर सैयद इंपॉर्टेंट इन द पाकिस्तान मूवमेंट स्टोरी लाइन? क्यों इंपॉर्टेंट है सर? दूसरा, व्हाट मेक्स 1906 एंड 1940 हाई यील्ड ईयर्स फॉर द मुस्लिम्स? ठीक है, ये आपने देखना सोचना है। हाउ डज क्रोनोलॉजी हेल्प्स इन द एमसीक्यूज, ये समझना है। अच्छा, एक चीज आपने देखनी है कि जब भी आप एग्जाम में बैठे हो हाल में, एक टिप है आपके लिए कि in history MCQs first identify stages awakening organization demand for independence, then choose the answer। लेक्चर 6 पे जाएंगे, पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? तो जो भी टेस्ट देंगे डेफिनेटली ये लेक्चर उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे पिछले लेक्चर थे। इसमें हम टॉपिक्स जो मैटर करते हैं, एक है स्टेट बिल्डिंग माइलस्टोन्स कॉमन इन पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान स्टेट कैसे बना, ठीक है ना। इसमें कॉन्स्टिट्यूशंस, कैपिटल्स, नेशनल डेवलपमेंट, माइलस्टोन्स, ये अक्सर रिपीट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी बनी, कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे बने, कैपिटल्स, नेशनल्स कैसे हुए। सम क्वेश्चंस आस्क्ड अर्लीस्ट और फर्स्ट ऑफिशियल होल्डर्स, कि पहले जो है ना ऑफिशियल होल्डर्स कौन थे, पहले किस दफ्तर का कौन था। टॉपिक सिंपल हो जाते हैं अगर आप टाइमलाइन के हिसाब से इनको करेंगे, और हम टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ेंगे भी, एमसीक्यूज भी आप समझेंगे, तो एमसीक्यू से भी आपको बहुत नॉलेज बनेगा। तैयार कैसे करना है, लिंक ईच अदर विद वन लैंडमार्क इवेंट। हर साल कुछ खास हुआ। 1947 में पाकिस्तान बना, इसमें जाके जैसे मार्शल लॉ लगा, इसके जाके आइन बना, इसमें जाके ये प्राइम मिनिस्टर बना, ऐसे करके हम समझेंगे। यूज कैटेगरी मेमोरी, कॉन्स्टिट्यूशन, वार, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी। Do not mix pre-partition leaders with the post-independence offices. Revisit first dates and transitions together. तो हम पढ़ेंगे जी, बर्थ ऑफ न्यू स्टेट, अर्ली ऑफिसेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, कॉन्स्टिट्यूशनल माइलस्टोन, नेशनल चैलेंजेस एंड टर्निंग पॉइंट्स, टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन, और फिर हम एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। सबसे पहले बर्थ ऑफ द न्यू स्टेट। पाकिस्तान emerged 1947 as a new state,
कराची सर्व एज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है कि जी पहला कैपिटल कौन सा था, तो डेफिनेटली आपने कहा कराची था पाकिस्तान का पहला कैपिटल। अर्ली इयर्स फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट, पहला फोकस यही था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक यूनिट बनाया जाए और जो लोग इधर उधर से आए हैं सेटलमेंट हो जाए, जो यहाँ के लोग हैं वो भी सेट हो जाए। फर्स्ट कैपिटल क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंट। दूसरा क्या होता है, अर्ली ऑफिसर्स। मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना प्रेसिडेंट नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। लियाकत अली खान बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट ऑफिस होल्डर क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन। पेयर नेम्स विद ऑफिसेज नॉट विद द लॉन्ग बायोग्राफीज। बायोग्राफीज आपको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑफिसेज और उनके जो है ना होल्डर्स का पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ बहुत आता है। पाकिस्तान अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन पहले अडॉप्ट की, फिर 1962 में की और 1973 में की। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंट्रल मॉडर्न हमारी जो है ना पॉलिटी के तौर पर इसको कॉन्स्टिट्यूशन को समझा जाता है। 1973 का जो आइन है। कॉन्स्टिट्यूशन ईयर क्वेश्चंस आर क्लासिक एंड एमसीक्यू। बिल्ड अ सिंपल 3 डेट्स लैडर 1956, 1962 और 1973 में हमारे पास डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन आए। अगर हम मेजर टर्निंग पॉइंट्स देखें, कंट्री का जो मेजर पॉलिटिकल, द कंट्री फेस्ड वॉर्स एंड पॉलिटिकल क्राइसिस इन डिफरेंट डेकेड्स। डेकेड कहते हैं 10 साल को, हर 10 साल में एक टर्निंग पॉइंट आया। ऑब्वियसली सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो 1971 का जो मेजर टर्निंग पॉइंट था नेशनल हिस्ट्री का। टर्निंग पॉइंट क्वेश्चंस अक्सर आते हैं और ये जो है ना सिग्निफिकेंस भी इनकी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे। पाकिस्तान ने कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट 1998। स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन्स आर पॉपुलर लाइनर क्वेश्चन, सच फैक्ट्स आर इजी टू मार्क। पाकिस्तान एटॉमिक पावर कब बना, 1998 में। तो ये चांसेस आ जाएगा, कीपिंग इन व्यू करंट सिचुएशन। एग्जामिनर भी इस तरह का क्वेश्चन दे सकते हैं। आप एक टाइमलाइन यूज करें तैयारी करते हुए, 1947 से लेकर एंड तक देखें पाकिस्तान को, जब आपको जब टाइम मिल रहा हो। साथ में हम भी यहाँ पे भी एमसीक्यूज के थ्रू भी और इस सजेशन के थ्रू भी आपको अच्छा खासा पता चल गया होगा कि क्या बना। Attach one key event to 1 year, revise office holders separately from constitution, avoid overloading one slide with too many events। जब आप तैयारी कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो है ना हर जो नोट्स बना रहे हो अपने, उसमें हर इवेंट बहुत ज्यादा एक स्लाइड पे इवेंट डालें। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आपने अपने नोट्स बनाने जो आपके काम आएंगे। जहां पे आप गलती कर, जो चीज आपको अच्छे से पता है उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है हमें। सो पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो हमें चीजें रिमेंबर करनी है। बर्थ ऑफ स्टेट पाकिस्तान 1947। अर्ली ऑफिस मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम फर्स्ट गवर्नर जनरल। कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ पाकिस्तान अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन 1956, 62 and 73। मेजर टर्निंग पॉइंट, कंट्री फेस्ड वॉर्स एंड पॉलिटिकल क्राइसिस इन डिफरेंट डेकेड्स। स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी माइलस्टोन, पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट 1998। जो आपने रिमेंबर करना है वो 1947 ऑनवर्ड जो है ना सारे हुए हैं। पहला हमारा कैपिटल कराची था, जिन्ना फर्स्ट गवर्नर जनरल था। एमसीक्यूज में हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, डेफिनेटली हम बार बार कह चुके हैं मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, सिकंदर मिर्जा, बेनजीर भुट्टो। डेफिनेटली जो पहला प्राइम मिनिस्टर था वो लियाकत अली खान था। उसके बाद द फर्स्ट कैपिटल वाज कराची। उसके बाद हमने ये देखना है विच कॉन्स्टिट्यूशन इज द करंट फाउंडेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इज द करंट फाउंडेशनल। डेफिनेटली हम कहेंगे 1973 का जो अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा फाउंडेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है। पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड इन 1956, ठीक है। और उसकी से पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। ऐसी आपने याद रखना है। व्हिच ईयर इज मेजर टर्निंग ड्यू टू सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान 1971, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टडी पोस्ट इंडिपेंडेंस पाकिस्तान अफेयर्स, बेस्ट वे क्या है, आपने टाइमलाइन और माइलस्टोन्स को देखना है। रैंडम हेडलाइंस नहीं पढ़नी, ओनली बायोग्राफीज नहीं पढ़नी, मैप सिर्फ नहीं देखने आपने। तो अगर हम रैपिड रिवीजन करें तो हमें ये चीज समझ आती है कि 1947 स्टेट क्रिएट हुआ है, कराची फर्स्ट कैपिटल था, जिन्ना पहला गवर्नर जनरल था, लियाकत फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, लियाकत अली खान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। 1956, 1962, 1973 कॉन्स्टिट्यूशनल लीडर, कॉन्स्टिट्यूशन लीडर है हमारा, और 1998 न्यूक्लियर टेस्ट हुए हमारे। तो हमने पाकिस्तान अफेयर्स को अगर एक बिल्कुल एक मैप में रखना हो तो फर्स्ट कैपिटल ये जिन्ना, फर्स्ट कैपिटल कराची, जिन्ना गवर्नर जनरल, लियाकत अली खान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, 1956 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 करंट फ्रेमवर्क, 1971 टर्निंग पॉइंट, 1998 न्यूक्लियर टेस्ट। टाइमलाइन मेथड वर्क बेस्ट फॉर द एमसीक्यूज। अब आपने सोचना है और अच्छे से इन क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं कि which three constitution years must be memorized together, which early office holders are most frequently asked, why is 1971 a turning point in Pakistan affairs। अब अगर एग्जाम हाल में है, आप सेपरेट करें कॉन्स्टिट्यूशन को, फर्स्ट को अपने माइंड में, कॉन्स्टिट्यूशन और चीज है, ऑफिस को आपने प्री और पोस्ट जो है ना
पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस की चीजों को सेपरेटली देखना है। कमिंग टुवर्ड्स लेक्चर 7, यहाँ पे हमने देखना है कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और हर जनरल नॉलेज में जनरल नॉलेज का जो इम्तिहान होता है, चाहे वो FIA का हो, पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, उसमें MCQs। कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट और जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी यानी रियासत इज सेंट्रल टू FIA, पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। 1970 का कॉन्स्टिट्यूशन बैकबोन है पाकिस्तान का। पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बेस्ट सेपरेटली आप स्टडी करें तैयारी के लिए। आप डेफिनेटली तैयार करने के लिए ये बेहतरीन कोर्स है आपके लिए। ऑफिस होल्डर कंफ्यूजन कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू द रोल बेस्ड मेमोरी, फेडरल वर्सेस प्रोविंशियल अथॉरिटी इज कॉमन टेस्टिंग एंगल, एब्रीविएशंस और इंस्टीट्यूशंस नेम रिपीट करते हैं फ्रीक्वेंटली। ये जो एरिया है ये आपको रिवार्ड करता है और ये शार्टर रिवीजन की इसमें आपको जरूरत है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट और जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान में सीखेंगे 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक्स को, पार्लियामेंट और इसके हाउसेस को, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के रोल्स को और उनको डिटेल में समझेंगे, डिफरेंट प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर को, जुडिशरी स्ट्रक्चर को, इलेक्शंस और अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूट्स को। सबसे पहली चीज होती है कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक्स। पाकिस्तान का जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क है वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। इट डिफाइंस द स्टेट स्ट्रक्चर, राइट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ये स्टेट का स्ट्रक्चर बताता है कि स्टेट कैसे ऑपरेट करेगा, मतलब स्ट्रक्चर का मतलब ये कि ढांचा, ठीक है। राइट्स और इंस्टीट्यूशंस बताता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफिस टेस्टेड थ्रू डायरेक्ट फैक्ट्स। हमेशा फैक्ट्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूट को टेस्ट किया जाता है। कोई कंट्रोवर्शियल, कोई आपका एनालिसिस कोई नहीं पूछता, वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपको फैक्ट्स मालूम है। ईयर एंड फंक्शंस आर बोथ इंपॉर्टेंट, ठीक है। ईयर और फंक्शंस दोनों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पार्लियामेंट है। पाकिस्तान हैज बाई कैमरल पार्लियामेंट। द नेशनल असेंबली एंड सेनेट आर टू हाउसेस। पाकिस्तान में दो हाउसेस हैं और बाई कैमरल स्ट्रक्चर इज क्लासिकल MCQs, डू नॉट कंफ्यूज पार्लियामेंट विद कैबिनेट। द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। रोल बेस्ड MCQs ऑफन आते हैं कि प्रेसिडेंट का क्या रोल है, प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है। जी प्रेसिडेंट जो है ना हेड ऑफ द स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन पाकिस्तान। हाई कोर्ट ऑपरेट्स एट प्रोविंशियल लेवल, ठीक है ना। हाई कोर्ट अपोइल होगा कि प्रोविंशियल लेवल पे करते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फंक्शंस बिलो देम। जुडिशरी हायरार्की इज ऑफन आस्क्ड इन ऑर्डर फॉर्म। पूछा जाता है कि भाई सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है और उसके बाद फिर आपके प्रोविंशियल लेवल के कोर्ट्स आ जाते हैं। इसी तरीके से फेडरल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछा जाता है जिनमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है जो कि मैनेज करता है इलेक्शन प्रोसेसेस को। नायब का पूछा जाता है, नायब अकाउंटेबिलिटी के लिए बनाया गया है, जनरल नॉलेज में इसका पूछा जाता है। इंस्टीट्यूशन एब्रीविएशंस जो है ना खास तौर पर पूछे जाते हैं। और स्टडी स्ट्रक्चर फर्स्ट देन नेम को स्टडी करें। पहले स्ट्रक्चर को देखें फिर नेम्स को स्टडी करें। सो चार्ट्स को यूज करें, बड़े पैराग्राफ को नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए, study structure first then power, memorize two houses and office roles, contrast, revise abbreviations and constitutional year together। तो हम करेंगे अब इंशाल्लाह ताला इसी कोर्स में इन चीजों को। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक, पाकिस्तान करंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना 1973 का है। पाकिस्तान में जो है ना दो है, एक नेशनल असेंबली है और जो है ना पार्लियामेंट की बात की जाए तो दूसरा जो है ना हमारे पास सेनेट है। जुडिशरी का कोर्ट, जुडिशरी में अगर कहा जाए सुप्रीम कोर्ट का जो है ना हाईएस्ट कोर्ट है हमारे पास। इलेक्शन कमीशन फेडरल इंस्टीट्यूशन है। तो इस तरीके से 1973 का हम कॉन्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। अच्छा, जो हम अभी MCQ यूज कर रहे होंगे इससे आपको आइडिया हो जाएगा अभी आपको कितना पता है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है ना यूनिकैमरल है, बाई कैमरल है या ट्राई कैमरल है या नॉन लेजिस्लेटिव है। तो डेफिनेटली हमें कहा है कि बाई कैमरल है इसमें। उसके बाद विच इज द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली एंड सेनेट है, सेनेट एंड कैबिनेट है, कैबिनेट एंड सुप्रीम कोर्ट है, असेंबली एंड काउंसिल है। डेफिनेटली नेशनल असेंबली एंड सेनेट। हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान? हेड ऑफ द गवर्नमेंट पाकिस्तान में चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ही होता है। हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, सेनेट, गवर्नर। डेफिनेटली हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट जो है ना वो प्रेसिडेंट होता है। हाईएस्ट कोर्ट इन पाकिस्तान, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, फेडरल कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट इन पाकिस्तान इज द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जो है ना पाकिस्तान करंट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क डेट्स फ्रॉम 1956, 62, 73, 85, डेफिनेटली 73। इसी तरीके से व्हिच बॉडी इज प्राइमरी लिंक्ड टू द इलेक्शंस इन पाकिस्तान? नैब, इलेक्शन कमीशन, बाबटा, ओगरा। डेफिनेटली हम कहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। द बेस्ट वे टू मेमोराइज पॉलिटी इज टू फोकस ऑन लॉन्ग एसेज, स्ट्रक्चर्स, रोल एंड हायरार्की, फॉरेन कैपिटल्स, न्यूमेरिकल शॉर्ट्स। डेफिनेटली स्ट्रक्चर्स, रोल एंड हायरार्की को देखेंगे
तो समझ आएगा। की चीजें हैं जो हमने बार बार रिपीट किए हैं, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट हमारा बाइकैमरल है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट जो है ना हाईएस्ट कोर्ट है हमारा। तो अगेन इन्हीं चीजों को हमने याद करना है, और फिर अब अगर आपको डिटेल से समझना है तो आप फर्दर पढ़ना चाहते हैं तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर देखें कि हाउ डज बाय कैमरल पार्लियामेंट ऑफर डिफर फ्रॉम द एग्जेक्टिव। दूसरा, which office is head of the state and which heads government? Why do judiciary questions become easy with hierarchy charts? एक देखिएगा, जब भी आप जो है ना एग्जाम हॉल में बैठे हों, आप if a polity option mentions an institution, ask is it legislative, executive, judiciary or election body? Category often gives the answer. लेक्चर 8 है हमारा पाकिस्तान इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और नेशनल सैम्बल्स के ऊपर। ये बहुत आता है FIA में, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में और डिफरेंट स्क्रीनिंग के क्वेश्चंस में। इकोनॉमी और एग्रीकल्चर जो ना पाकिस्तान के जनरल और पाकिस्तान अफेयर्स में आते हैं। कैश क्रॉप्स, इंडस्ट्रीज, सैम्बल्स जो है ना डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं। एग्रीकल्चर लिंक्ड विद इरिगेशन, क्लाइमेट एंड एक्सपोर्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं। नेशनल सैम्बल्स के क्वेश्चंस आते हैं। प्रिपेयर करने का तरीका ये है कि यूज क्रॉप इंडस्ट्री रीजन लिंक्स टू इंप्रूव द रिटेंशन, कि कौन सी जगह पे कौन सी फसल होती है। स्टडी सैम्बल्स सेपरेटली एंड क्विकली। पेयर इंडस्ट्रीज विद द रॉ मटेरियल्स एंड लोकेशन। दिस टॉपिक इज आइडियल फॉर एलिमिनेशन प्रैक्टिस। अब हम जो सीखेंगे इस वाले सेशन में कि आप एग्रीकल्चर एंड मेजर क्रॉप्स को सीखेंगे, इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट्स को सीखेंगे, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को सीखेंगे, नेशनल सैम्बल्स एंड आइकन्स को सीखेंगे, नेशनल डेज और लैंडमार्क्स को सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज को। तो पाकिस्तान इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड नेशनल सैम्बल्स में मेजर जो क्रॉप्स हैं हमारे पास पाकिस्तान में जो होते हैं वो वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, ये हमारे की क्रॉप्स हैं। ठीक है, पाकिस्तान में गंदम बहुत होता है, चावल बहुत होता है, कपास बहुत होता है और गन्ना बहुत होता है। ये की क्रॉप्स हैं हमारे। एग्रीकल्चर रिमेन वाइटल टू पाकिस्तान इकोनॉमी, ऑब्वियसली बहुत जरूरी है। क्रॉप्स ऑफन अपीयर एज डायरेक्ट वन लाइनर्स, लिंक क्रॉप्स विद द वाटर एंड क्लाइमेट। दूसरा जो इंडस्ट्रीज है हमारे पास पाकिस्तान में, टेक्सटाइल आर इन मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर, टेक्सटाइल्स को कहा जाता है। एग्रीकल्चर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री सच एज शुगर एंड कॉटन बेस्ड प्रोडक्शंस। इंडस्ट्रियल क्वेश्चंस ऑफन आस्क सेक्टर इंपॉर्टेंस। ठीक है, कौन सा सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? टेक्सटाइल इज रिपीटेड आंसर ऑप्शन इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में कौन सी इंडस्ट्री टॉप पे है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री टॉप पे, इसका एमसीक्यू ज्यादा आता है। अगर एक्सपोर्ट एंड इकोनॉमी की बात करें तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल और रिलेटेड प्रोडक्ट्स को, इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स हैं हमारे। ट्रेड और एग्रीकल्चर ऑफन जो है ना टेस्टेड टुगेदर करते हैं। बेसिक एक्सपोर्ट सेक्टर अवेयरनेस हेल्प्स जो है ना एलिमिनेशन करता है, कीप्स इकोनॉमी रिवीजन शॉर्ट्स एंड फैक्चुअल। तो हमने ये पहले से देखा है लेकिन उसको दोबारा से देख लेते हैं कि नेशनल एनिमल मार्कोर, फ्लावर जैस्मीन और नेशनल ट्री हमारा देवदार है, इसको हिमालय सीडार भी कहते हैं। नेशनल पोएट अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। पाकिस्तान डे जो है ना 23 मार्च है, इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त, डिफेंस डे 6 सितंबर, मेजर इवेंट कॉमन एमसीक्यूज में आते हैं, ये हमें पता है। डिफरेंट ग्रुप कॉप्स वगैरह को आपको याद करने की जरूरत है, हमने शुरू में दिया। जो चीज़ आपको रिमेंबर करने की जरूरत है वो ये है कि मेजर क्रॉप्स हमारे वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन है। इंडस्ट्री हमारी टेक्सटाइल है। एक्सपोर्ट इकोनॉमी हमारी टेक्सटाइल पे होती है। नेशनल एनिमल हमारा मारखोर है। नेशनल डेज जो है ना हमारे पास पाकिस्तान डे 23 है। रिवीजन मेथड जो है ना हमारे ये है कि आप सैम्बल्स कार्ड्स वगैरह को यूज करें। थोड़े से हम एमसीक्यूज को देखते हैं, ये देखने के लिए कि आपको कितना समझ आया। Which crop is major raw material for Pakistan textile industry? Cotton, tea, coffee, tobacco. टेक्सटाइल के लिए डेफिनेटली कॉटन है। अगला, which industrial sector is especially important in Pakistan? शिप बिल्डिंग, टेक्सटाइल, लग्जरी कार, वाइन मेकिंग, डेफिनेटली हमारे पास टेक्सटाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगला अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर क्रॉप ऑफ पाकिस्तान? वीट, राइस, कॉटन, कोका कोला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये आपने करना है क्योंकि ये भी अक्सर ट्रैप होता है, तो आपने डेफिनेटली कहना है कोका कोला नहीं है। तो हु इज रिगार्डेड एज द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान? फैज अहमद फैज, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जोश, मलिह आबादी, अहमद फराज। तो डेफिनेटली आपने जवाब देना है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ऐसे ही करके आपने पाकिस्तान नेशनल ट्री, नीम का है, देवदार का है, ओलिव का है, मैंगो का है, डेफिनेटली देवदार जो है ना हमारा नेशनल ट्री है। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 14 अगस्त को, 23 मार्च को, 6 सितंबर को, 25 दिसंबर को, डेफिनेटली 14 अगस्त को करते हैं। विच क्रॉप इज स्ट्रांगली लिंक्ड विद द शुगर प्रोडक्शन? शुगर प्रोडक्शन से सबसे ज्यादा कौन होता है? राइस होता है, शुगर केन होता है, कॉटन होता है, मेज होता है। डेफिनेटली हम सबको पता है कि शुगर के साथ जो लिंक है वो शुगर केन ही है। Why is agriculture important to Pakistan? जनरल नॉलेज इसमें बहुत जरूरी है कि ये अनरिलेटेड टू इकोनॉमी, पहला ऑप्शन है। इट कनेक्ट्स कॉस्ट, इरिगेशन, इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट। इट इज ओनली अबाउट फॉरेस्ट, इट नेवर अपीयर्स इन टेस्ट। तो डेफिनेटली बी हमें लगता है कि इट कनेक्ट्स
क्रॉप्स, इरिगेशन, इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट्स। पाकिस्तान मेजर एग्रीकल्चर की अगर हम रिवीजन करें तो वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन हमारे मेजर क्रॉप्स हैं। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है। कॉटन लिंक एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, सिंबल्स और सिंबल्स को आप यूज कर सकते हैं। डेट्स वगैरह के हिसाब से भी आप चीजों को याद कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है ना कॉटन हमारा मेन टेक्सटाइल से लिंक होता है, शुगर केन शुगर से, मेजर क्रॉप वीट है, नेशनल पोएट लामा इकबाल है, ट्री ड्यूडर है, नेशनल फ्लावर जैस्मीन है, नेशनल एनिमल मार्कोर है, पाकिस्तान डे 23 मार्च को है, इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को है, डिफेंस डे 6 सितंबर को है। तो अब अगर आपने इस लेक्चर को मजीद समझना है, आपने नोट्स अपने बनाने हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को आंसर करें। विच क्रॉप्स एंड इंडस्ट्रीज शुड बी मेमोराइज्ड एज लिंक्ड पेयर्स इन कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान फॉर जनरल नॉलेज। दूसरा, which national symbols are asked most often? How do date even pairs in improve elimination in MCQs? ये क्वेश्चंस को आप डिटेल से आंसर करेंगे। इस सेक्शन को आप समझ चुके होंगे। अगर मजीद समझना चाहते हैं तो इन्हीं क्वेश्चंस को आपने जो है ना इंटरनेट पर एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो जब भी आपको जो है ना क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आपने चेन को समझना है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का जब आ जाए, सबसे पहला काम हमारा होता है क्रॉप बनते हैं, फिर इंडस्ट्री बनती है और इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करती है। इन्हीं के गिर्द चीजें घूमती हैं। अच्छा, अब हमारा लेक्चर 9 है, इसका फोकस है जी वर्ल्ड जियोग्राफी फंडामेंटल्स। हर जगह आता है, फेडरल पब्लिक सर्विस में, एफआईए में, जनरल नॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। वर्ल्ड जियोग्राफी स्टेबल सेक्शन है, इसमें ज्यादा चीजें बदलती नहीं है। क्वेश्चन ज्यादातर कॉन्टिनेंट्स, ओशंस या फेमस जो है ना लैंड्स की आती हैं। बेसिक मैप दुनिया का आपको पता होना चाहिए। या आप कैटेगरीज को यूज करें या आप शेप्स को यूज कर सकते हैं इस चीज को समझने के लिए। हम यहाँ पे आपको बिल्कुल स्टोरी लाइन में बताते हैं चीजें, जैसे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को पहले कवर करेंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को डिस्कस करेंगे, इक्वेटर और ट्रॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, हेमिस्फेयर्स एंड मैप लॉजिक को डिस्कस करेंगे, क्लाइमेट रीजन्स और टाइम को डिस्कस करेंगे, और फिर एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करके इसको रिवाइज भी करेंगे ताकि आपके अच्छे से आपको चीजें याद हो। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के फंडामेंटल्स में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। हम सबको पता है देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है, टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने, जी 7 हैं। और एशिया जो है ना इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय द एरिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ना इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन कॉमन का। सबसे जो है ना लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया है, और सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया है। कॉन्टिनेंट क्वेश्चन जो है ना अक्सर डायरेक्टली पूछे जाते हैं ऐसे ही, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट। अगर हम देखें ओशंस को, तो ओशंस में ये होता है कि पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशन डेफिनेटली। अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न और आर्कटिक जो कंप्लीट स्टैंडर्ड लिस्ट है हमारे पास। और ओशन जो है ना सुपरलेटिव ऑफन रिपीट्स इन एमसीक्यूज। कीप ओशंस एंड सीज सेपरेट इन द मेमोरी। ये आपको याद होनी चाहिए कि ओशंस और जो है ना सीज कौन कौन से हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगर हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को देखें तो लैटिट्यूड लाइन रन्स ईस्ट वेस्ट। ठीक है, जो लैटिट्यूड के जो क्या बोलते हैं लाइंस हैं वो ईस्ट वेस्ट जो है ना होते हैं ऑन द मैप्स, बट मेजर्स नॉर्थ साउथ पोजीशंस। लॉन्गिट्यूड लाइंस रन पोल टू पोल। और ये अक्सर आपको पूछा जाता है कि जो मैप को आप स्टडी करें तो आपके लिए समझना जरूरी है ये चीजें, और ऑफन आपको ना एमसीक्यूज में भी ये आ सकता है। जो इक्वेटर है वो क्या करता है, इक्वेटर डिवाइड करता है अर्थ को इनटू साउदर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न। तो इक्वेटर जो है ना इसको डिवाइड करता है। तो दूसरी चीज हमें समझने की जरूरत है, द ट्रॉपिक कैंसर एंड द ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न आर द की लैंड्स। The prime meridian is linked with the longitude. These lines often appear in one liner। आपसे पूछे जाते हैं ये एमसीक्यूज में किस तरीके से पूछे जाते हैं, हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। वर्ल्ड जियोग्राफी में टाइम और क्लाइमेट लॉजिक को अगर देखा जाए, इसका भी आपसे पूछा जा सकता है कि लॉन्गिट्यूड जो है ना कनेक्ट करता है विद द टाइम डिफरेंसेस, और लैटिट्यूड स्ट्रांगली इफेक्ट करता है क्लाइमेट बेल्ट्स को। तो इसके भी जो है ना आपके नियर इक्वेटरल एरियाज आर जनरली वार्मर। जो इक्वेटर के पास जो एरियाज हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं मलेशिया है या फिर सिंगापुर है, तो वहां पे मैं बहुत अर्सा रहा हूं, तो अक्सर वहां के हर बंदे को पता है क्योंकि इक्वेटर के ऊपर है। इस तरीके से जो है ना आपको पता चल जाता है। क्लाइमेट क्वेश्चंस ऑफन इस तरीके से लॉजिक के साथ आते हैं। अच्छा, अगर हम देखें हाउ टू रिवाइज वर्ल्ड जियोग्राफी, ड्रॉ अ रफ वर्ल्ड आउटलाइन फॉर मेमोरी। ये आपने करना है पूरी दुनिया का, या आपके पास घर में मैप है उसको देख लीजिएगा। जो चीजें आपने रिमेंबर करने हैं वो कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स। ओशंस आपने स्पेसिफिक याद रखने हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का देखना है कि इनके लैंड्स मैप्स में क्या होते हैं, लैट से क्या होता है, लॉन्गिट्यूड से क्या होता है। इंपॉर्टेंट रूल आपने ये देखना है कि इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्थ एंड साउदर्न हेमिस्फीयर।
इक्वेटर क्या करता है, और इक्वेटर के पास जो भी डेफिनेटली जो एरियाज है वो वार्मर होते हैं। टाइमलाइन, क्लाइमेट लॉजिक, लॉन्गिट्यूड्स कनेक्ट्स विद द टाइम डिफरेंसेस, हाउ टू रिवाइज जियोग्राफी, ड्रॉ अ रफ वर्ल्ड आउटलाइन फॉर योर मेमोरी। ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छे से समझना है तो दुनिया के मैप का एक रफ जो है ना देखें, कहाँ पे ओशंस हैं, कहाँ पे जो है ना आपके सीज हैं, और कहाँ पे कौन सा क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंट है। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द स्टैंडर्ड जनरल नॉलेज? कौन से हैं? डेफिनेटली 7 है, ठीक है, हमें पता है। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? अफ्रीका, यूरोप, एशिया और साउथ अमेरिका। तो हम सबको पता है एशिया जो है ना, विच इज द लार्जेस्ट ओशन? इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। डेफिनेटली हमें पता है पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, लैंड एंड सी, पोलर एंड ट्रॉपिकल। डेफिनेटली इसको डिवाइड करता है नॉर्थ एंड साउथ में। Which line is associated with the 0 degree longitude? कौन सा? Definitely पहले ऑप्शन है हमारे पास इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, प्राइम मेरिडियन या आर्कटिक सर्कल। तो हम पता है प्राइम मेरिडियन जो है ना वो क्या करता है, एसोसिएटेड विद 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड मेनली हेल्प्स इन डिटरमाइन, लैटिट्यूड क्या करता है, लैंग्वेज, क्लाइमेट जोन, करेंसी, पॉपुलेशन। तो हमने देखा है कि वो क्लाइमेट को देखता है, तो क्लाइमेट जोन हमारा आंसर होना चाहिए। Longitude is most closely linked with the time differences, mountain height, soil type, rainfall only. Definitely हमने पढ़ा है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो longitude है that deals with the time differences. Which is the usually taught as the smallest continent? Asia, Europe, Australia, Africa. तो definitely Australia आप लोगों को अब पता होगा, अगर नहीं पता तो आप इसको थोड़ा सा पीछे करके दोबारा सारे क्वेश्चन को एक दफा नजर डाल लें। World Geography Fundamental. 7 continents. Asia is largest. Pacific is largest ocean. Equator divides north and south. Prime meridian is equal to 0 degree longitude. जो latitude है वो link strongly करता है climate के साथ। तो ये सेट्स हैं जो आपने याद रखने हैं इस स्क्रीनशॉट को, और साथ में आपने अगर इसको मजीद समझना है तो कुछ और आप इतना समझ गए होंगे कि आप इजीली इनको आंसर कर देते होंगे। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपका रिवाइज हो गया, अगर नहीं है तो मजीद आप इन चीजों को समझें। हाउ डू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डिफर? दूसरा, विच कॉन्टिनेंट एंड ओशन सुपरलेटिव रिपीट मोस्ट? Why is the equator important in the MCQs? अगर किसी भी चीज को आपको समझ नहीं आ रही, आप पॉज करें, इन चीज को अपने नोट्स में लिखें ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। वर्ल्ड जियोग्राफी फंडामेंटल्स, अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो एग्जाम टिप है कि फील्स कंफ्यूजिंग, रिड्यूसेस कैटेगरी फर्स्ट। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो तो आप उसको पहले ये देखें कि क्या आपको जो सवाल पूछा जा रहा है वो कॉन्टिनेंट के बारे में है, ओशन के बारे में है, लैंड के बारे में या क्लाइमेट के बारे में। तो आपको हर चीज हमने अलग अलग से करके देखिए, उस कैटेगरी के बारे में सोचेंगे आपको चीज याद आ जाए। तो अब हम जो है ना लेक्चर 10 है जहां पे हम वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी और सुपरलेटिव्स को समझेंगे। हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, डीपेस्ट क्वेश्चन आर अमंग द फास्टेस्ट मार्क्स इन द जनरल नॉलेज। सारे एफआईए, पब्लिक सर्विस कमीशन और स्क्रीनिंग क्वेश्चंस के लिए हैं। सुपरलेटिव्स आर फेवरेट एग्जाम सेटर्स। सुपरलेटिव्स जो है ना एग्जाम सेटर्स हमेशा यूज करते हैं बिकॉज उनसे ना शॉर्टर एमसीक्यूज बनते हैं। माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, आइसलैंड अपीयर रिपीटेडली। लेक्चर वर्क स्पेशली विद द टेबल रिवीजन, ठीक है। मैनी मॉक टेस्ट यहाँ पे इंक्लूड किए गए हमें। कैटेगरी के साथ आंसर करना सीखे। हम जो सीखेंगे वो हाईएस्ट टू डीपेस्ट फीचर्स देखेंगे जियोग्राफी के, लॉन्ग रिवर्स एंड लॉन्गेस्ट लेक्स, लार्जेस्ट लेक्स को देखेंगे, लार्जेस्ट डेजर्ट्स एंड आइलैंड को देखेंगे, लार्जेस्ट कंट्रीज एंड ओशंस को देखेंगे, हाउ टू अवॉइड सुपरलेटिव ट्रैप्स जो कि आपके लिए एग्जाम सेटर करता है, उससे आपने कैसे बचना है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन अबव सी लेवल। ये आपने जहन में याद रखना है, इसका अक्सर आता है कि माउंट कौन सा जो माउंटेन है that is highest mountain above sea level, तो आपने माउंट एवरेस्ट कहना है। The Mariana Trench is known as the deepest ocean trench। इसी तरीके से अगर आप देखना है, अगर आपने देखना रिवर्स और लेक्स को, the Nile is commonly taught as the longest river in traditional general knowledge। Caspian Sea is the longest island water body often treated in general knowledge as lake sea in the facts। The largest freshwater lake by surface area is Lake Superior in common जीके फ्रेम्स, ठीक है। रिवर्स एंड लेक्स क्वेश्चन अक्सर आते हैं इसमें। और द सहारा इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। द सहारा इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। और एंटा क्या, ये जो मैं पढ़ता था जब जनरल नॉलेज में भी तो मुझसे सही तरीके से नहीं होता। एंटार्कटिका,
ठीक है, is the largest desert overall in scientific classification. Exam often still ask the Sahara for the largest desert in a conventional way कि भाई लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो डेफिनेटली सहारा ही हमने जवाब देना है। अगर आपने इस लेक्चर को सुना है तो इंशाल्लाह ताला आपके जनरल नॉलेज की चीजें क्लियर होती जाएंगी। मजीद जैसे हम खोलते जाएंगे तो मजीद आपको हर एक चीज और क्लियर होती जाएगी। बाद टाइम आप इस कोर्स को क्लियर करेंगे, यू विल बी अ मास्टर ऑफ जनरल नॉलेज। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट island. The Pacific is the largest ocean. Superlative often repeat with distractors from the same category. These are high retention one-liners. अगर हम देखें क्या बोलते हैं कंट्रीज को, रशिया जो है ना लार्जेस्ट कंट्री है बाय द एरिया पूरी दुनिया में। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया इज ऑफन ट्रीटेड एज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। तो ये अक्सर पूछे जाते हैं। एक सुपरलेटिव ट्रैप से आपने बचना है। आपने देखना है जो क्वेश्चन है, चेक वेदर द क्वेश्चन आस्क्स हॉट डेजर्ट और डेजर्ट ओवरऑल। ये जरूर आपने देखना है, ठीक है ना, सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, सहारा। हॉट डेजर्ट का क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपने अकॉर्डिंगली जवाब देना है। चेक वेदर आस्क कॉन्टिनेंट, कंट्री और आइसलैंड, किसका पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, कंट्री कौन सा है, तो इसको आपने समझना है। एलिमिनेशन मेथड आपने यूज करना है। तो आपने जो चीजें याद रखनी है, माउंटेन्स एंड डेप्थ। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन। रिवर्स एंड लेक्स में नील इज कॉमनली टॉट एज द लॉन्गेस्ट रिवर। डेजर्ट में सहारा जो है ना लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। आइलैंड एंड ओशन, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड। कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स में रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री। सुपरलेटिव ट्रैप से आपने बचना है। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन, नील इज कॉमन जी के लॉन्गेस्ट रिवर। जैसे क्वेश्चन हम लाते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट माउंटेन अबव सी लेवल, तो K2 और किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट या कौन गोवा, तो हमारे लिए पता है, हमें माउंट एवरेस्ट हमने पढ़ा है। आगे हम देखेंगे विच इज कॉमनली टॉट एज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, अमेजोन, नील, यंगस्टे और डेनबू। डेफिनेटली हम कहेंगे जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो हमने हमेशा नील पढ़ा है पिछली क्लास में। विच इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज सहारा, लार्जेस्ट डेजर्ट is Sahara. Which is the largest island in the world? Largest island in the world is Madagascar, Borneo, Greenland और New Guiana। तो हमने पढ़ा हुआ है Greenland is the largest island in the world. Which is the largest country by area? China, Canada, China, Russia, USA. Definitely Russia. So what is which ocean is the largest? Indian, Arctic, Atlantic, Pacific. Pacific हमने पढ़ा हुआ है। Which is the deepest ocean tech commonly cited in GK? Java Trench, Mariana Trench, Peru Chile Trench और Prieto Riso Trench। तो हमने देखा है कि जो मोस्टली मरियाना ट्रेंच को कॉमनली ट्रीट किया जाता है जनरल नॉलेज में एज डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच। If a question asks largest desert overall, the scientifically strongly answer is कि सहारा, अरेबियन, अंटार्कटिका, गोबी। तो डेफिनेटली हमने एंटार्कटिका जो है ना हमारे पास ओवरऑल लार्जेस्ट डेजर्ट है। हॉट डेजर्ट पे हमने जो है ना उसको देखा था सहारा को। तो ये हमारे पास जो है ना एक समरी है और ये चीजें आप लोगों ने सामने जो है ना इसको याद रखना है। अगर आपने मजीद इसको डिटेल में समझना है तो हमने व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट एंड लार्जेस्ट डेजर्ट, इसको स्टडी करना है। आपने ये देखना है व्हिच सुपरलेटिव आर ऑफन कंफ्यूज्ड अक्रॉस कैटेगरीज, व्हाई इज कैटेगरी फर्स्ट थिंकिंग यूजफुल, सुपरलेटिव एमसीक्यूज। तो ये पार्ट जो है ना हमारे पास जो है ना यहाँ पे आप मजीद देख सकते हैं। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आप जो है ना थोड़ा सा कैटेगरीज बना लीजिएगा माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट, आइलैंड का। तो ये ऐसा हो सकता है कि जो एग्जामिनर है वो समटाइम्स माउंटेन का पूछ के ना उसमें कोई रिवर भी बीच में डाल देता है। तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा ट्रैप से बचने के लिए।